I welcome you all on AEC Plus, a digital platform of advanced engineering classes. तो संकनाथ सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये सेशन नंबर 3 है जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स इंक्लूडिंग हाइड्रोलिक मशीन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और ये खास करके सेशन जो है एसएससी जेईई 2023 जो कि एक्सपेक्टेड है अक्टूबर में होने वाली है, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स के और फ्लूइड मैकेनिक्स का जो वेटेज होता है काफी ज्यादा होता है एसएससी जेईई में, तो डेफिनेटली ये वाला सेशन आपको काफी मदद करेगा अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो देखिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो सीरीज चल रही है इसकी टाइमिंग आप लोग ध्यान रखें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट है आप लोग ध्यान रखें कि आपके लिए जो क्लासेस है वो ट्यूसडे और सैटरडे को 12:30 बजे आपको यहाँ पर ये क्लासेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो सिविल ब्रांच के स्टूडेंट है वो ध्यान रखें मंडे टू फ्राइडे शाम को 4 बजे आपके लिए यहाँ पर सेशंस रखे जाएंगे। इसके अलावा नॉन टेक्निकल के भी सेशन आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलेंगे। नॉन टेक्निकल में आप देख सकते हो कि जनरल साइंस और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस अल्टरनेट बेसिस पर मंडे वेनेसडे थर्सडे अल्टरनेट बेसिस पर आपको यहाँ पर सेशंस देखने को मिलेंगे। तो आप मान के चलिए कि ये जो सीरीज है इसमें आपका टेक्निकल के साथ में नॉन टेक्निकल भी आपका पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। ओके, और इस तरह से हम क्वेश्चन को डिस्कस करें कि क्वेश्चन के जो चारों ऑप्शंस हैं उनका पूरा हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको इस उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चंस नए बनते हैं तो आप डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को भी कवर कर लेंगे। ओके, तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ ए टरबाइन फ्रॉम ए फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए हाइड्रोलिक मशीन का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन हमें यहाँ पर बताना है टरबाइन की। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में पूछा गया है ये क्वेश्चन। वैसे तो यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं किया गया, बट ऑप्शन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है किसका है, हाइड्रोलिक टरबाइन का। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है। अब देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टरबाइन क्या करता है, हाइड्रोलिक टरबाइन कैसे वर्क करता है। तो देखिए हाइड्रोलिक टरबाइन का जो इनलेट होता है वहां पर जो फ्लूइड के पास एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस काइनेटिक एनर्जी से वो रनर क्या होता है, टर्न होता है, और वहां पर हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो ये स्टेटमेंट आप लोग ध्यान रखें कि इनलेट पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी वजह से वहां पर रोटर जो है वो क्या करता है, टर्न करता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसमें रोटेशन मोशन आ जाता है। तो यहां पर अगर हम चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, टरबाइन इज ए फ्लूइड मशीन। अब देखिए टरबाइन इज ए फ्लूइड मशीन, नो डाउट टरबाइन जो होती है वो फ्लूइड मशीन होती है, बट क्या सभी फ्लूइड मशीन टरबाइन होगी क्या, नहीं ना। पंप जो है वो भी तो एक फ्लूइड मशीन है। तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि टरबाइन के लिए बेस्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो अभी तो अगर हम देखें पहला स्टेटमेंट भी है तो सही, बट हमें बेस्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट यहां पर करना है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर अगर हम मूव करते हैं तो क्या है नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ डिवाइस विच in which kinetic energy held by a fluid is converted to a mechanical energy of rotating member। तो देखिए ये स्टेटमेंट हमें ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि एक्चुअल में टरबाइन में क्या होता है, इनलेट पर काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी वजह से वहां पर क्या होता है, रोटेशन मोशन होता है। तो वो रोटेटिंग मेंबर जो है वो उस एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी। इन शॉर्ट में अगर हम यहाँ पर बोलें तो टरबाइन क्या होती है, जो टरबाइन का मेन पर्पस क्या होता है कि जो कि फ्लूइड के पास जो भी एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमें सही लग रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इट इज अ डिवाइस वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफर टू फ्लूइड। अब देखिए यहां पर भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो कुछ स्टूडेंट को बिल्कुल डाउट होगा कि सर यहां पर हेड एनर्जी से हमें पावर मिलता है। अब देखिए यहां पर स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर टू द फ्लूइड। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर टू द फ्लूइड, ये ट्रांसफर करने की बात चल रही है, तो करने की बात अगर चलती है तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, पंप। तो ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन बेसिकली किसकी है, पंप। पंप में हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फ्लूइड को ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो ये पंप की डेफिनेशन है, तो डेफिनेटली ये वाला स्टेटमेंट जो होगा ये सही तो होगा नहीं। तो यहां पर हमें ये पता चल गया कि स्टेटमेंट सी जो होगा ये करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, इट इज अ डिवाइस वेयर मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम ए मूविंग पार्ट इज ट्रांसफर टू फ्लूइड। मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर होगी किसको, फ्लूइड को। तो ये भी किसकी बात चल रही है, ये भी बात चल रही है हमारी पंप की बात चल रही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो होंगे थर्ड एंड फोर्थ, ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हैं। अब इन दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट हमें सिलेक्ट करना है अबाउट टरबाइन। तो टरबाइन इज अ फ्लूइड मशीन, ये तो एक कॉमन वर्ड हो गया, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा,
ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. इट इज अ डिवाइस इन विच काइनेटिक एनर्जी हेल्ड बाय अ फ्लूइड इज कन्वर्टेड इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग मेंबर. इज दैट क्लियर? चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज वाइटल. वाइटल मतलब क्या? इंपॉर्टेंट. ओके, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए इंपॉर्टेंट होगा? अब देखिए, यहां पर हम चारों स्टेटमेंट को पढ़ना होगा हमें और उनको समझना होगा. सबसे पहला स्टेटमेंट है स्लिप विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्लो. वैसे अगर हम बात करें ना, तो ये स्लिप का कॉन्सेप्ट जो है ना, स्लिप का कॉन्सेप्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप में आता है, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में आता है. पंप में भी आएगा नो डाउट, बट नॉर्मली हम स्लिप की जो बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में बात करते हैं. स्लिप रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी आता है नो डाउट, बट यहां पर किस स्लिप की बात चल रही है मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं. देखिए क्या होता है, सपोज हमारा ये पंप है, ओके, और पंप पर किस तरह की ब्लेड लगी होती है? बैकवर्ड कर्व वेन लगी होती है, बैकवर्ड कर्व वेन लगी होती है. तो देखिए यहां पर क्या होगा कि ये जो पंप है, इसके वेन की एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी जिसको हम डिनोट करते हैं यू से. अब जब फ्लूइड फ्लो होगा, ये ब्लेड के सहारे फ्लूइड फ्लो होता है. फ्लूइड कैसे फ्लो होता है? ये ब्लेड के सहारे इस तरह से फ्लूइड फ्लो होता है. तो फ्लूइड जब फ्लो होगा तो इसकी भी एक टेंजेंशियल कंपोनेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? व्हर्ल कंपोनेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं VW2 से. तो क्या होता है कि फ्लूइड का अपना खुद का वेट भी होगा और यहां पर इस ब्लेड के ऊपर क्या आएगा? फ्रिक्शन भी आएगा. तो जब फ्लूइड बाहर निकलता है तो थ्योरेटिकली हम मानते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी किसके बराबर होती है? उसकी जो वर्ल वेलोसिटी होती है किसके बराबर होती है? टेंजेंशियल वेलोसिटी के बराबर. बट एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये जो वेलोसिटी होती है VW2 कम होती है किससे? U से. और ये U जो है, ये U2 है, एग्जिट की बात चल रही है. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, इन दोनों के डिफरेंस को एक्चुअली में बोला जाता है क्या? स्लिप. तो स्लिप क्या होगा? स्लिप होगा U2 माइनस VW2. इसे बोला जाता है यहां पर क्या? स्लिप. तो देखिए स्लिप जो है, यहां पर जो स्टेटमेंट बोला गया है, स्लिप विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्लो रेट. देखिए फ्लो रेट अगर हम बढ़ाएंगे तो यहां पर स्लिप डिक्रीज नहीं होगा, बल्कि स्लिप जो होगा क्या होगा? इंक्रीज होगा. क्यों होगा? क्योंकि फ्लो रेट बढ़ाने पर वहां पर लॉसेस जो होंगे वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे. तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा. तो आप ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्लिप फ्लो रेट के साथ किस तरह से वेरी करेगा. तो हमेशा ध्यान रखें, स्लिप जो है फ्लो रेट बढ़ाने पर स्लिप जो होगा क्या होगा? बढ़ेगा. तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है. हमें बताना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द सेंट्रीफ्यूगल पंप. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट की हम बात करते हैं. फ्लूइड इज कंसिडर्ड टू हैव अ फ्रिक्शन व्हाइल फ्लोइंग इनसाइड ए पंप. ठीक है, चलिए अभी इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा होल्ड हम रखते हैं. ओके, यहां पर क्या बोलना चाह रहा है कि फ्लूइड इज कंसिडर टू हैव अ फ्रिक्शन. जब पंप के अंदर फ्लो होता है तो वहां पर फ्रिक्शन को हम कंसिडर करते हैं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट ये है. ओके, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, उसके बाद में हम उस पर वापस जाएंगे. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फ्लूइड मूव नॉर्मल टू द ब्लेड. देखिए फ्लूइड जो है वो ब्लेड के नॉर्मल मूव नहीं करता है, क्योंकि ब्लेड जो होती है कैसी होती है? बैकवर्ड कर्व वेन होती है. तो ये स्टेटमेंट जो होगा, ये स्टेटमेंट भी गलत होगा. फ्लूइड नॉर्मल टू ब्लेड मूव नहीं करता है, फ्लूइड ब्लेड के अलोंग मूव करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? देयर विल बी ए नो वर्ल कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी एट द एंट्री ऑफ इंपेलर. अब देखिए ये स्टेटमेंट मुझे जो लग रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप. अब देखिए क्या होता है, ये क्या बोलना चाह रहा है? देखिए जब भी फ्लो होता है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो होती है फ्लूइड की, इसके दो कंपोनेंट होती है, एक फ्लो कंपोनेंट होता है और एक क्या होता है? वर्ल कंपोनेंट होता है, अगर आपको पता हो तो. ओके, अब देखिए इनलेट पर अगर वर्ल कंपोनेंट होगा तो दो यहां पर नुकसान है. यहां पर पंप में हमें क्या करना पड़ता है? पंप में हमें इनपुट देना पड़ता है. ओके, तो पंप के लिए जो पावर इनपुट जो हमें देना पड़ता है, उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, m डॉट VW1 U1 प्लस VW2 U2. इस तरह से हम पंप के लिए पावर इनपुट लिखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? रनर पावर बोलते हैं. ओके, इंपेलर पावर बोलेंगे क्योंकि यहां पर इंपेलर आता है, रनर टरबाइन में आएगा.
तो इसे हम क्या कहेंगे, इंपेलर पावर बोलते हैं यहां पर। तो अब देखिए यहां पर अगर वर्ल कंपोनेंट रहेगा इनलेट पर भी अगर वर्ल कंपोनेंट रहेगा तो ये पावर इनपुट जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से हम डिजाइन करते हैं। जो पंप होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो फ्लूइड इंटर करता है वो कहां से इंटर करता है, इस आई से इंटर करता है। आई से इंटर करेगा तो इस तरह से हम फ्लूइड को इंटर कराते हैं ताकि कोई वर्ल कंपोनेंट ना हो। वर्ल कंपोनेंट की वजह से पावर इनपुट जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा वहां पर ईडीज फॉर्म होगा। तो अगर हम बात करें पंप की, जब हम डिजाइन करते हैं तो इस तरह से हम उसकी डिजाइन करेंगे कि वहां पर इनलेट पर कोई वर्ल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट बी जो रहेगा ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब हम जनरली अगर बात करें तो फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं जब फ्लूइड जो है वो क्या करता है, फ्लो करता है टरबाइन पंप के अंदर से। तो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देख सकते हो, यस, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। मतलब ये किसकी बात चल रही है, अगर आपको पता हो, आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स, तो ये पीएमएम1 की बात चल रही है। तो पीएमएम1 क्या होता है, पीएमएम1 एक ऐसे हाइपोथेटिकल मशीन होती है जो कि बिना कुछ एनर्जी को कंज्यूम किए हुए, पीएमएम1 एक ऐसी हाइपोथेटिकल मशीन होती है जो कि बिना कुछ एनर्जी को कंज्यूम किए हुए हमेशा क्या करती है, हमें वर्क देती रहती है। ओके, तो इस हाइपोथेटिकल मशीन को हम क्या बोलते हैं, पीएमएम1। ये पीएमएम1 जो है इट इज द वायलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू। तो देखिए यहां पर डब्ल्यू तो जो है एक फिक्स क्वांटिटी, हमें वर्क हमेशा मिलेगा, बट ये क्यू जो है क्या है, जीरो है, इसीलिए यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पीएमएम1 जो है किसका वायलेशन है, इट इज अ वायलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, इसकी इफिशियंसी क्या होती है, इसकी इफिशियंसी ध्यान रखें इनफिनाइट रहेगी। क्यों इनफिनाइट, क्योंकि इफिशियंसी क्या होती है, वर्क डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई, और हीट सप्लाई यहां पर क्या है, जीरो। तो ये पीएमएम1 के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द पीएमएम1। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट वायलेट्स द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए पीएमएम1 जो है ये वायलेशन नहीं है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ये फॉलो करती है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि किसी भी इंजन की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती, पीएमएम2। तो पीएमएम2 जो है ना, वो हमेशा ध्यान रखें कि उसकी इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती। तो पीएमएम1, देखिए मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं कि अगर कोई प्रोसेस फिजिबल है या नहीं, इसको अगर हमें चेक करना है तो इट मस्ट फॉलो फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन फॉलो फर्स्ट लॉ। तो हमेशा ध्यान रखें पीएमएम1 जो है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या करती है, वॉयलेट नहीं करती है। ध्यान रखें, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि हीट जो है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर ट्रांसफर नहीं हो सकती विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। बट वहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो रहेगा, जितना इनपुट होगा उतना आउटपुट मिलेगा, ये तो हमेशा वैलिड रहेगा ना। तो पीएमएम1 जो है इट इज नॉट ए वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये ध्यान रखें। तो स्टेटमेंट 1 जो होगा ये क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब अब ये किसकी बात कर रहा है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रेफरेंस टू परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ ए फर्स्ट कॉइन। तो ये क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है क्या, अरे ये मशीन है तो ये तो एक साइकिल पर वर्क करती है ना, तो ऐसा स्टेटमेंट जो होगा ये भी सही नहीं होगा। ओके, इट प्रोड्यूस हीट विदाउट रिसीविंग वर्क इनपुट। देखिए क्या ये हीट प्रोड्यूस कर रही है क्या विदाउट रिसीविंग वर्क, नहीं। पीएमएम1 एक ऐसी मशीन है जो कि वर्क हमें देगी विदाउट रिसीविंग द हीट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट 4 को आप पढ़ें, क्या है, इट प्रोड्यूस वर्क विदाउट रिसीविंग हीट। तो पीएमएम1 के लिए ये जो स्टेटमेंट होगा ये क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। साथ में आप ध्यान रखें इफिशियंसी जो होगी पीएमएम2 की इफिशियंसी कितनी होती है, 100% होती है, ये ध्यान रखें। और इट इज अ वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ऐसा नहीं बोलेंगे कि केल्विन प्लंक का वायलेशन है या क्लॉसियस का, दोनों का ही वायलेशन, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो है क्या है, पैरेलल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है देख लेते हैं, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाटर इज अबाउट टू वेपराइज इट इज कॉल्ड।
देखिए ऐसा वाटर जो कि अब वेपर बनने वाला है, तो ऐसे वाटर को हम क्या बोलेंगे? तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस का क्वेश्चन है। अगर आपने किसी प्योर सब्सटेंस का पीवी या टीएस डायग्राम अगर आपने बनाया होगा, तो आपने बनाया होगा यहां पर एक डोम बनता है, ये एक डोम बनता है। ओके, आप चाहे तो इसे टीएस डायग्राम मान ले या टीएच मान ले, पीवी भी बना सकते हैं। सभी डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक डोम बनाना पड़ेगा। इस डोम के इधर स्टेट जो होती है उसकी क्या होगी? लिक्विड होगी। इसके इधर क्या होगी? लिक्विड प्लस वेपर, और इधर क्या होगा? वेपर रहेगा। ये जो कर्व है, इस कर्व को हम बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर कर्व। ये जो कर्व है, इस कर्व को हम बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, लिक्विड कर्व। अब देखिए यहां पर ये कर्व क्या बता रहा है? ये कर्व बता रहा है कि ये जो लिक्विड है इस पॉइंट पर आने के बाद में ये अब यहां पर रीजन क्या आ गया? लिक्विड प्लस वेपर। तो इस पॉइंट पर आने के बाद में ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया किसमें? वेपर में। तो ये लिक्विड जो कि जस्ट अभी कन्वर्ट होने वाला है किसमें? वेपर में। तो इस लिक्विड को हम क्या बोलेंगे? इस लिक्विड को डेफिनेटली सैचुरेटेड लिक्विड बोलेंगे। इस लिक्विड को डेफिनेटली क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड लिक्विड बोलेंगे। अगर कांस्टेंट प्रेशर लाइन अगर हमें यहां पर प्लॉट करना है तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन कुछ इस तरह से होगी। ओके, यहां पर जो लिक्विड होगा सैचुरेटेड लिक्विड कहलाएगा। यहां पर जो लिक्विड होगा उस लिक्विड को हम क्या बोलेंगे? सब कूल्ड लिक्विड। ये लिक्विड क्या कहलाएगा? सब कूल्ड लिक्विड। या फिर हम इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं कंप्रेस्ड लिक्विड। ओके, और ये वेट रीजन कहलाएगा हमारा। और ये वाला यहां पर सैचुरेटेड वेपर होगा, सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर का रूप सैचुरेटेड वेपर ही होगा। और यहां पर जो लिक्विड रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? सुपर हीटेड वेपर। क्या कहेंगे? यहां पर लिक्विड नहीं रहेगा, यहां पर वेपर रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये दोनों कर्व जिस पॉइंट पर मिलते हैं इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। और वाटर के लिए क्रिटिकल पॉइंट कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 374 डिग्री सेल्सियस होता है, और प्रेशर की अगर हम बात करें तो लगभग 222 बार के बराबर होता है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ट्रिपल पॉइंट, वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट एंड वर्क बोथ आर। तो हीट एंड वर्क के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इनके लिए, दोनों के लिए जितने भी पॉइंट है वो सभी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। क्या क्या? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हीट एंड वर्क जो होते हैं दे आर बाउंड्री फिनोमिना, बाउंड्री फिनोमिना। ओके, हीट एंड वर्क जो है ये पाथ पर डिपेंड करते हैं, तो दे आर पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए? दे आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओके, इसके अलावा दे डिपेंड्स ऑन पास्ट हिस्ट्री, ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दे आर एनर्जी इन ट्रांजिएंट, दे आर एनर्जी इन ट्रांजिएंट, ये भी पता होना चाहिए। हीट एंड वर्क आर नॉट ए पॉइंट फंक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए हीट एंड वर्क के लिए। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पॉइंट एंड पाथ फंक्शन बोथ, दोनों तो होते नहीं है। पाथ फंक्शन होगा डेफिनेटली, पॉइंट फंक्शन नहीं होगा, स्टेट फंक्शन भी नहीं होगा। पाथ फंक्शन क्यों बोला गया है? कि अगर हम पाथ चेंज करते हैं तो हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसलिए हीट एंड वर्क को क्या बोला जाता है? पाथ फंक्शन बोला जाता है। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए विल बी द, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, टरबाइन का क्वेश्चन है। विथ रिस्पेक्ट टू ए रिएक्शन टरबाइन, यहां पर किसके बारे में पूछा गया है? रिएक्शन टरबाइन का क्वेश्चन है। रिएक्शन टरबाइन के एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, कैप्लान, प्रोपेलर और फ्रांसिस टरबाइन। पेल्टन टरबाइन जो होती है ये इंपल्स टरबाइन होती है। ओके, अब हमें यहां पर बताना है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन टरबाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेवेंट। रिएक्शन टरबाइन से
के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट रिलीवेंट है। तो यहां पर अगर हम बात करें पहला स्टेटमेंट, गाइड ब्लेड आर नॉट कनेक्टेड, ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट को, गाइड ब्लेड आर नॉट कनेक्टेड टू ए रेगुलेटिंग रिंग। अब देखिए रिएक्शन टरबाइन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो तरह की ब्लेड होती है, एक गाइड ब्लेड होती है और एक मूविंग ब्लेड होती है। मूविंग ब्लेड जो है वो रोटर पे लगी होती है, गाइड ब्लेड जो है क्या करती है, फ्लो को रेगुलेट करती है, फ्लो को कंट्रोल करती है। तो फ्लो को कंट्रोल करने के लिए देखिए यहां पर आप डायग्राम देख रहे हो, तो ये जो ब्लेड है ना, ये जो ब्लेड है यहां पर, ये विकेट गेट मतलब एक गेट है, तो ये जो ब्लेड है इस ब्लेड को यहां पर क्या बोला जाता है, गाइड ब्लेड। गाइड ब्लेड ये जो फ्लो होता है उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। और ये जो ब्लेड है इन ब्लेड को क्या बोला जाता है, देखिए टरबाइन ब्लेड, इन्हें हम बोलेंगे टरबाइन ब्लेड कहलाती है। ये गाइड ब्लेड हो गई और ये मूविंग ब्लेड, एक और नाम जो है इसका क्या है, मूविंग ब्लेड। मूविंग ब्लेड क्यों बोला गया है इनको, क्योंकि ये इस रोटर के साथ में क्या करती है, मूव करती है। और ये जो ब्लेड है ये क्या करती है, ये अपनी जगह पर रहती है और ये क्या करती है, अपने एंगल को एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू द फ्लो। तो यहां पर ये जो गाइड ब्लेड होती है ना, इन गाइड ब्लेड को आप यहां पर देख रहे हो, ये रिंग है, इन रिंग से हमें कनेक्ट करना पड़ता है, ताकि इस रिंग को हम कनेक्ट करें किससे, गवर्नर से। गवर्नर यहां पर लगा होता है जो कि फ्लो को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट क्या है, गाइड ब्लेड आर नॉट कनेक्टेड। अरे ऐसा थोड़ी होगा, गाइड ब्लेड को तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा ना, रेगुलेटिंग रिंग से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है क्या है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, वाटर डज नॉट फ्लो थ्रू द स्क्रोल केसिंग। अब अगर आपने रिएक्शन टरबाइन फ्रांसिस और कैप्लान अगर देखा है तो वहां पर आपने देखा होगा कि स्क्रोल केसिंग होता है, ये स्क्रोल केसिंग इसके आसपास होता है और उसी के अंदर क्या होता है, फ्लो होता है। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। ये स्टेटमेंट सही किसके लिए हो जाता है, ये स्टेटमेंट सही हो जाता है पेल्टन टरबाइन के लिए। पेल्टन टरबाइन में कोई स्क्रोल केसिंग नहीं होता है। तो रिएक्शन टरबाइन की बात की गई है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट जो होगा ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गवर्निंग ऑफ ए रिएक्शन टरबाइन इज डन बाय अल्टरिंग पोजीशन ऑफ गाइड वेन। ये बिल्कुल सही है। गवर्निंग की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर हमारे टरबाइन के ऊपर लोड वेरी कर रहा है तो वहां पर डिस्चार्ज को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, गवर्निंग बोलते हैं। तो गवर्निंग करने की जरूरत पड़ती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। गवर्निंग ऑफ रिएक्शन टरबाइन इज डन बाय अल्टरिंग द पोजीशन ऑफ गाइड वेन। गाइड वेन की पोजीशन को अल्टर करके हम क्या करते हैं, गवर्निंग करते हैं रिएक्शन टरबाइन में। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, फ्लो रेट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय चेंजिंग द गेट ओपनिंग ऑफ द रनर। जबकि फ्लो रेट को तो हम गेट ओपनिंग से ही तो रेगुलेट करते हैं। गेट ओपनिंग अगर ज्यादा होगी तो फ्लो रेट बढ़ जाएगा, गेट ओपनिंग कम होगी तो फ्लो रेट कम हो जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन टरबाइन के लिए जो सही स्टेटमेंट होगा क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। यहां पर किस तरह से अरेंजमेंट होता है रिएक्शन टरबाइन का ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं, यस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई द कंप्लीट एंड करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये एसएससी जेईई में पूछे गए क्वेश्चन है। आजकल इस तरह के नए डिजाइन करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगाने होंगे। मतलब फर्स्ट लो सेकंड लो सभी लोग पढ़ते हैं, बट आप सोचिए कि किस तरह से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया। टरबाइन सभी लोग पढ़ते हैं, बट देखिए टरबाइन की डेफिनेशन में ही उलझा दिया है। पहला जो क्वेश्चन अपन ने देखा था टरबाइन का, बट उसकी डेफिनेशन में ही उलझा दिया है, पंप की डेफिनेशन में ही उलझा दिया है। तो यहां पर आजकल इस तरह के क्वेश्चन, नए क्वेश्चन फ्रेम करके पूछे जा रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं ये सब एसएससी जेईई में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो आपको फ्रेम करने होंगे, मतलब क्वेश्चन को, और उसको किस तरह से आंसर करना है ये भी आपको सीखना होगा। चलिए, तो यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट कंप्लीट है, देखिए कंप्लीट एंड करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, ड्यूरिंग ए प्रोसेस एक्सट्रैक्टिंग वर्क विदाउट सप्लाइंग हीट व्हाइल सैक्रिफाइंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो क्या ये स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या स्टेटमेंट है? नेट वर्क इंटरेक्शन इज इक्वल टू नेट हीट इंटरेक्शन। किसी भी साइकिल में जो नेट हीट ट्रांसफर होगा वो किसके बराबर रहेगा? नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ड्यूरिंग अ प्रोसेस एक्सट्रैक्टिंग वर्क विदाउट सप्लाइंग हीट। अब देखिए अगर हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये हमारा सिस्टम है,
इसमें हम कोई हीट सप्लाई नहीं कर रहे और यहां से हम वर्क निकाल रहे हैं, ये बोल रहा है। तो हीट सप्लाई नहीं कर रहा मतलब ये कैसा सिस्टम, ये एडियाबेटिक सिस्टम हो गया, इंसुलेटेड सिस्टम हो गया। तो डेफिनेटली ये वर्क हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा, यहां पर इसकी जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या होगी, डाउन होगी। इसकी एनर्जी को कंज्यूम करके वर्क मिलेगा। इसका मतलब अगर हम बात करें, पहला स्टेटमेंट गलत नहीं है, पहला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट। ड्यूरिंग ए प्रोसेस एक्सट्रैक्टिंग वर्क विदाउट सप्लाइंग हीट व्हाइल सैक्रिफाइंग द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, सैक्रिफाई होगी। यही तो हम देखते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस या फिर एडियाबेटिक प्रोसेस में। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें वर्क कैसे मिलता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में हम हीट तो सप्लाई करते नहीं, तो वहां पर वर्क कैसे मिलेगा, जो सिस्टम की एनर्जी है उससे हमें वर्क मिलेगा। तो बिल्कुल होता है। बट ये क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट है क्या, नहीं। ये किसी प्रोसेस की बात चल रही है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस की बात चल रही है, हर प्रोसेस में हमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये कंप्लीट और करेक्ट नहीं है, कंप्लीट और करेक्ट। बात समझ में आई। ये किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, किसके लिए, एडियाबेटिक के लिए, नो डाउट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड वर्क इंटरेक्शन ड्यूरिंग ए प्रोसेस विच इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। अब अगर मैं बात करूं तो ये भी तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। देखिए ड्यूरिंग डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क इंटरेक्शन, अगर मैं बात करूं हीट एंड वर्क इंटरेक्शन, हीट इंटरेक्शन माइनस वर्क इंटरेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन एनर्जी भी मैं बोल सकता हूं। ये स्टेटमेंट किसके लिए होता है, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के लिए हम बात करते हैं यहां पर। तो ये क्लोज सिस्टम कोई प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क भी हम पीडीबी लिख देंगे, तो उसके लिए ये स्टेटमेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट है तो सही, बट क्या ये कंप्लीट स्टेटमेंट है क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। तो ये क्या हो गया, ये किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हो गया ना, ये एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हो गया। अरे हमें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताना है कंप्लीट स्टेटमेंट, कंप्लीट स्टेटमेंट बताना है। ये तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हो गया, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, समझिए। अगर कोई बोल रहा है कि स्टेटमेंट गलत है तो वो गलत बोल रहा है, ये स्टेटमेंट सही है, बट किसके लिए, ये किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए ही है। यहां पर जो भी स्टेटमेंट दिए ना वो सही स्टेटमेंट दिए, बट आपको एक कंप्लीट और करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, व्हेन ए क्लोज सिस्टम एग्जीक्यूट ए कंप्लीट साइकिल द सम ऑफ हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क इंटरेक्शन। ये बोली ना सही बात। देखिए अगर कोई एक क्लोज सिस्टम है, एक कोई क्लोज सिस्टम है, सपोज हम इसका एक पीवी डायग्राम बना लेते हैं। यहां से हम गए प्रोसेस 1A2, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या हुआ, वापस उसी पॉइंट पर आ गए। तो इसके लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या लिखते हैं, इस प्रोसेस 1A2 में जो हीट इंटरेक्शन होगा, डेल क्यू इन 1A2 प्लस डेल क्यू इन 2B1 इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू इन 1A2 प्लस डेल डब्ल्यू इन 2B1। यही तो हम लिखते हैं। और इसी से आप बोलोगे सर ये तो साइकिल के लिए, अगर आपको पता हो तो यहां पर इसी से हम डिराइव करते हैं प्रोसेस के लिए। तो ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ W। यही एक कंप्लीट और करेक्ट स्टेटमेंट होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। समझ में आया। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमें पता चल गया, ऑप्शन सी जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी भी हम पढ़ ही लेते हैं, क्या है, व्हेन ए सिस्टम अंडरगोस ए साइकिल द इंटीग्रल ऑफ हीट इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ वर्क। अच्छा, फिर आपको लगेगा कि यार ये स्टेटमेंट भी तो सही है, ये स्टेटमेंट भी तो सही है। अच्छा, इंटीग्रल ऑफ हीट मतलब Q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ W, क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या। इंटीग्रल का मतलब समेशन तो होता है, बट देखिए बेटा यहां पर गलती क्या है मैं आपको बताता हूं। हीट एंड वर्क कुछ भी नहीं होता है, हीट एंड वर्क इज नॉट ए पाथ फंक्शन। अब यहां पर गलती हमें ढूंढना है, क्योंकि करेक्ट आंसर पता चल गया। हीट एंड वर्क जो होता है पाथ फंक्शन होता है। यहां पर अगर लिखा होता है व्हेन ए सिस्टम अंडरगो ए साइकिल इंटीग्रल ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वर्क ट्रांसफर, क्योंकि हीट एंड वर्क का इंटीग्रल, हीट एंड वर्क थोड़ी कुछ होता है। हीट ट्रांसफर और हीट वर्क ट्रांसफर अगर बोला होता, समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर
इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क ट्रांसफर, तब जाके हम बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, करेक्ट है। इसलिए यहां पर ये स्टेटमेंट जो होगा ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अगर हम देखें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो आपको टिक करना है, जो एसएससी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आया? तो इतना आसान नहीं होता, स्टेटमेंट भी अगर पूछ लिया है ना तो आपको बिल्कुल जीरो से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, देख सकते हो। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफ्यूजर। नो डाउट डिफ्यूजर सभी को पता होगा। डिफ्यूजर को जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं नोजल। नोजल क्या होता है, नोजल एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी। ओके, और डिफ्यूजर जो रहेगा इसका जस्ट अपोजिट रहेगा। अब देखिए, कन्वर्जिंग पैसेज भी हो सकता है नोजल का और डाइवर्जिंग पैसेज भी हो सकता है। तो यहां पर देखिए, अगर वेलोसिटी है v1, यहां पर है वेलोसिटी v2, यहां पर है प्रेशर p1, यहां पर है प्रेशर p2, तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये नोजल कहलाएगा कब, जब v2 जो होगा क्या होगा, v1 से ज्यादा होगा, और p2 जो होगा क्या होगा, p1 से क्या होगा, कम होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, नोजल। और ये कन्वर्जिंग पैसेज नोजल कब बनेगा, जब मेक नंबर की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम हो। डाइवर्जिंग पैसेज भी हो सकता है नोजल, नो डाउट, ऐसा पैसेज भी हो सकता है नोजल, बट यहां पर मेक नंबर की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी तब। यहां पर भी ये इस एंड पर वेलोसिटी है v1, प्रेशर है p1, v2, p2, यहां पर v2 जो है ये ज्यादा है किससे, v1 से, p2 जो है क्या है, कम है किससे, p1 से। तो इसे हम क्या कहेंगे, नोजल। तो डिफ्यूजर का काम क्या है, डिफ्यूजर की अगर मैं बात करूं तो डिफ्यूजर क्या करेगा, डिफ्यूजर प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करेगा एट द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो कन्वर्जिंग पैसेज भी हो सकता है, डाइवर्जिंग पैसेज भी हो सकता है। तो डाइवर्जिंग पैसेज कब होगा, जब मेक नंबर की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। मतलब यहां पर वेलोसिटी है v1, प्रेशर है p1, यहां पर वेलोसिटी जो मिली हमें v2 और प्रेशर मिला p2, तो यहां पर v2 जो रहेगा ये कम रहेगा किससे, v1 से, और p2 जो रहेगा ये ज्यादा रहेगा किससे, p1 से। कब रहेगा, जब मेक नंबर की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से कम रहेगी। तो डिफ्यूजर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करता है एट द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए पहला स्टेटमेंट, इट इज अ डक्ट विच डिक्रीज द वेलोसिटी एंड इंक्रीज द प्रेशर। पहले ही स्टेटमेंट जो है क्या है, बिल्कुल सही है। ये एक डक्ट होता है, पैसेज होता है जो कि वेलोसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, और प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ नोजल, नोजल तो अलग ही हो गया। इट इज टाइप ऑफ ए वॉल टू डिक्रीज द प्रेशर, नहीं, ये इट इज टाइप ऑफ वॉल टू डिक्रीज द प्रेशर, ये थ्रॉटल वॉल की बात चल रही है। ये किसकी बात चल रही है, थ्रॉटल वॉल की बात चल रही है। थ्रॉटल वॉल होता है जो कि क्या करता है, प्रेशर को डिक्रीज करता है। ओके, इट इज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ये तो अलग ही स्टेटमेंट बन गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर बेस्ड। अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ध्यान से पढ़ना है, करेक्ट पूछा गया। केल्विन प्लंक और क्लॉसियस दो स्टेटमेंट होते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। तो अभी हम यहां पर चारों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हीट फ्रॉम ए सोर्स शुड बी रिजेक्टेड टू ए हाई टेम्परेचर सिंक। हीट फ्रॉम ए सोर्स शुड बी रिजेक्टेड टू अ हाई टेम्परेचर सिंक। अरे सिंक हाई टेम्परेचर होता है क्या, सिंक तो लो टेम्परेचर होता है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो कुछ होता नहीं। इट रेस्ट्रिक्ट द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन टू बी ए लेसर देन यूनिटी। देखिए अगर हम बात करें कंक्लूजन की सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, तो कंक्लूजन क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। अगर है तो वो एक हाइपोथेटिकल मशीन है जिसे हम बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन 2। तो यही तो स्टेटमेंट होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कंक्लूजन। तो ये क्या बोल रहा है, इट रेस्ट्रिक्ट द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन टू बी लेसर देन यूनिटी। तो ये बोल तो सही रहा है कि
इफिशियंसी जो है 1 से कम होगी। बट बेटा यहां पर क्या बोला इसने, मैकेनिकल इफिशियंसी बोला यार। हम हीट इंजन की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करें, तो यहां पर मैकेनिकल इफिशियंसी की हम बात नहीं करते, यहां पर हम बात करते हैं थर्मल इफिशियंसी की। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कंक्लूजन क्या है, किसी भी हीट इंजन की थर्मल इफिशियंसी एक नहीं हो सकती, 100% नहीं हो सकती, इट इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो थर्मल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन विल बी यूनिटी। अरे ये तो गलत है, ये तो वायलेशन हो गया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या है, इट रेस्ट्रिक्ट द थर्मल इफिशियंसी ऑफ इंजन टू बी लेसर देन यूनिटी। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। देखिए यहां पर अंतर क्या है, यहां पर थर्मल इफिशियंसी आ गया, यहां पर मैकेनिकल इफिशियंसी आ गया, रिमेनिंग स्टेटमेंट जो है वो क्या है, एग्जैक्टली सेम। तो अगर आपने चारों स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ा तो गलती कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कि किसी भी इंजन की इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी एक नहीं हो सकती, ऑलवेज लेस देन यूनिटी। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर fill in the blank है, state that pressure of a gas mixture is equal to sum of the pressure each gas would exert if the existed along at the mixture temperature and the volume. Okay, अब देखिए यहां पर क्या बोला है, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। अगर आपको पता है, मैं आपको डायरेक्टली सभी लो के बारे में बताता हूं। ये एमागट्स लॉ ऑफ एडिटिव वॉल्यूम, एमागट्स लॉ ऑफ एडिटिव वॉल्यूम क्या बोलता है कि किसी भी सिस्टम का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है फॉर आइडियल गैस, किसी भी सिस्टम का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है फॉर आइडियल गैस, तो वहां पर जो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होगा क्या होगा, वो जो गैसेस है उनका इंडिविजुअल गैसेस का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उनका सम होगा। तो इसे बोला जाता है एमागट्स लॉ ऑफ एडिटिव वॉल्यूम। ओके, तो यहां पर प्रेशर की बात चल रही, तो ये तो वॉल्यूम से रिलेटेड है। हुक्स लॉ आप लोगों को पता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप पढ़ते हो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये तो होगा नहीं, प्रेशर की तो यहां पर कोई बात आती नहीं है। ओके, इसके अलावा डाल्टन्स लॉ ऑफ एडिटिव प्रेशर, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ एडिटिव प्रेशर क्या बोलता है, किसी भी सिस्टम का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वहां पर जो भी कंस्टिट्यूट है, अगर गैसेस है तो गैसेस का इंडिविजुअल जो पार्शियल प्रेशर होगा उसका सम होगा। तो यहां पर टोटल प्रेशर जो होगा इट इज सम ऑफ इंडिविजुअल गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर रहेगा उसके बराबर रहेगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, डाल्टन्स लॉ ऑफ एडिटिव प्रेशर। तो यहां पर डाल्टन्स लॉ ऑफ एडिटिव प्रेशर स्टेट दैट प्रेशर ऑफ अ गैस मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रेशर ऑफ ईच गैस। ओके, हर एक गैस का जो प्रेशर होगा उसका सम होगा टोटल जो प्रेशर रहेगा वो। तो करेक्ट आंसर तो हमें पता चल गया। आइडियल गैस फ्लो क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। तो यहां पर इन चारों के बारे में आपको पता है तो आप आंसर कर सकते हो आसानी से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर, ऑप्शन सी जो होगा यहां पर करेक्ट आंसर कहलाएगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट, डिफाइन प्योर सब्सटेंस। देखिए प्योर सब्सटेंस की सीधा सीधा डेफिनेशन पूछ लिया गया। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसका केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द सिस्टम क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एग्जांपल लेता हूं कि सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर क्या है, इस सिस्टम के अंदर हमारे पास वाटर है, H2O है, और यहां पर ऊपर क्या है, इसमें स्टीम है, ये स्टीम है। तो यहां पर आप देखिए कहीं से भी आप एक सैंपल लो, यहां से ले या यहां से ले, इसमें भी आपको यही केमिकल कंपोजिशन मिलेगा जो यहां पर मिल रहा है। H2O तो H2O है, चाहे वो गैसेस स्टेट में हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। तो प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, ऑप्शन को पढ़ते हैं, ए सिंगल सब्सटेंस विदाउट एनी मिक्सचर। ऐसा नहीं है, मिक्सचर भी हो सकता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं यहां पर कि सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है, होमोजीनियस सॉल्यूशन जो होता है वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने दो गैसेस फिल कर दी, ऑक्सीजन
एंड नाइट्रोजन, इन दोनों का क्या बना दिया, होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया, होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो यहां पर ये भी एक प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। तो जरूरी नहीं है कि एक ही सिंगल सब्सटेंस हो तो पहला स्टेटमेंट जो होगा क्या होगा, गलत होगा। एयर के बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि एयर प्योर सब्सटेंस होता है या नहीं, ठीक है, इसकी भी हम अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। सब्सटेंस विच इज अवेलेबल इन ए प्योरेस्ट फॉर्म इन नेचर, अरे प्योरेस्ट फॉर्म नेचर में अवेलेबल है उनको ही प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, ऐसा नहीं मिक्सचर जो होते हैं वो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो होगा ये भी गलत होगा। सब्सटेंस विथ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, अरे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है। सब्सटेंस विथ फिक्स केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट, इसे हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। अब देखिए यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एयर जो है वो प्योर सब्सटेंस है कि नहीं। अब देखिए एयर की अगर मैं बात करूं तो एयर को हम किस तरह से देखते हैं, एयर को हम दो तरह से देखते हैं, एक हमारा ड्राई एयर होता है और एक होता है हमारा मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर, ड्राई एयर का मतलब ये मिक्सचर होता है किसका, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इसके अलावा CO2 और एक्सेट्रा, इन गैसेस का जो मिक्सचर होता है इसे हम बोलते हैं क्या, ड्राई एयर। मॉइस्ट एयर क्या होता है, मॉइस्ट एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 और अदर गैसेस के साथ में क्या होता है, वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर होता है। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं ड्राई एयर को कंसीडर कर रहा हूं तो हमें पता है कि इन जनरल जो ऑक्सीजन का बाय मास बाय वॉल्यूम दो अलग अलग डेटा होते हैं। तो अगर हम बात करें बाय वॉल्यूम, तो बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है एटमॉस्फेयर में, 21, और नाइट्रोजन का कितना होता है, 79 होता है। बाय मास अगर हम बात करें तो इसका होता है 23% और इसका कितना हो जाता है 77%, अगर ऑक्सीजन, CO2 और अदर गैसेस को हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो बात समझ में, ये ध्यान रखें, ये जो डेटा मैंने लिखा है यहां पर भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ये है बाय वॉल्यूम और ये जो डेटा है ये क्या है, बाय मास। तो आप कहीं की भी एयर देखो इतना ही यही कंपोजिशन हमेशा आपको दिखाई देगा। तो ये जो ड्राई एयर है ये क्या कहलाती है, आपकी प्योर सब्सटेंस कहलाती है। ड्राई एयर क्या कहलाएगी, प्योर सब्सटेंस। बट वहीं पे अगर वाटर वेपर को अगर हम कंसीडर करते हैं तो आपको पता है वाटर वेपर तो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, कहीं पर ह्यूमिडिटी ज्यादा, कहीं पर ह्यूमिडिटी कम, तो इसीलिए मॉइस्ट एयर इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस। मॉइस्ट एयर प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। तो ये ध्यान रखें, ड्राई एयर अगर बोला गया है तो इट इज ए प्योर सब्सटेंस, मॉइस्ट एयर इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस। और मॉइस्ट एयर की स्टडी को क्या बोलते हैं अपन, साइकोमेट्री, जो कि RSC में हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल गया। आंसर जो होगा इसका क्या होगा, सब्सटेंस विद ए फिक्स केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, देखिए मैंने यहां पर हाईलाइट कर दिया है बट एग्जाम में हाईलाइट नहीं होता है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये एक पैटर्न बना लिया, ट्रेंड बना लिया SSC ने कि कहीं कहीं बीच में घुसा देता है करेक्ट इनकरेक्ट, तो आपको ध्यान से पढ़ना है हर क्वेश्चन को। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए स्टेटमेंट पर ही क्वेश्चन इतने सारे बना दिए, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना दिए। आप देख रहे हो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, वहां पर डाउट आ ही जाता है, तो स्टेटमेंट पर ही इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन गए। तो हमेशा जो भी पढ़े बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को देखना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, इनकरेक्ट देखना है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये तो हम पॉजिटिव तो लेते हैं, सिस्टम अगर सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है ये क्या लेते हैं अपन, नेगेटिव लेते हैं, ये पॉजिटिव कहलाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम इनटू इट्स सराउंडिंग इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। देखिए एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी के लिए कन्वेंशन हम क्या लेते हैं, हीट अगर हम सप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, हीट अगर सिस्टम से निकालेंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी सही है,
एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग से एनर्जी अगर हम ट्रांसफर करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी बोलेंगे। नेक्स्ट, हीट इंटरेक्शन इज ए पाथ फंक्शन। अरे हीट इंटरेक्शन पाथ फंक्शन होता है, ये भी हमें पता है। हीट इंटरेक्शन हो या वर्क इंटरेक्शन, बोथ आर पाथ फंक्शन। ये क्वेश्चन इसी पेपर में हमने देखा था। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एनर्जी ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन। एनर्जी ट्रांसफर, अरे एनर्जी जो होता है, एनर्जी ट्रांसफर पाथ फंक्शन नहीं होता, एनर्जी जो होता है। अच्छा, अब यहां पर भी आपको देखना पड़ेगा, वंडरफुल वंडरफुल क्वेश्चन, बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हो, बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हो। एनर्जी ट्रांसफर इज ए पॉइंट फंक्शन बोला, यहां पर पाथ नहीं। तो आपको यह लगेगा कि यार एनर्जी जो होती है वो तो पॉइंट फंक्शन होती है, एनर्जी जो होती है वो तो पॉइंट फंक्शन होती है, नो डाउट। बट यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से पढ़िए, एनर्जी ट्रांसफर। बेटा एनर्जी ट्रांसफर, अरे एनर्जी पॉइंट फंक्शन होता है, एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर का मतलब होता है हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी इन ए ट्रांजिएंट फॉर्म। तो एनर्जी ट्रांसफर कुछ होता नहीं है। एनर्जी ट्रांसफर वर्ड अगर हम यूज करना है तो उसकी जगह सही वर्ड क्या रहेगा, हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है, ये बात ध्यान रखें। एनर्जी ट्रांसफर का मतलब हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर, तो इसीलिए वो पाथ फंक्शन रहेगा, इट इज नॉट ए पॉइंट फंक्शन। जबकि अगर एनर्जी बोला जाए, ओनली अगर एनर्जी बोला जाए, तो हमें पता है एनर्जी जो होता है इट इज ए प्रॉपर्टी एंड इट्स ए पॉइंट फंक्शन। है ना, हमारे पास एनर्जी है, ये मेरे पास एनर्जी है, बात समझ में। तो ये पॉइंट फंक्शन है, किसी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है तो वो हम उसको डिफाइन करते हैं कि बॉडी के अंदर क्या एनर्जी, तो वो एक पॉइंट फंक्शन कहलाएगा। तो यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट जो होगा यही होगा, ध्यान रखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, समझ में आया। तो इस तरह से आपको पढ़ना होगा। चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक किसको बोलते हैं, जब वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको हम और भी कई नामों से जानते हैं, कई नामों में एक नाम जो है क्या है, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। तो जहां पर सिस्टम का वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और आइसोबेरिक और आइसोपिएस्टिक, जहां पर प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखते हैं स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, प्रोसेस ड्यूरिंग विच स्पेसिफिक वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। अभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा क्या, ओके। दूसरे स्टेटमेंट को आप पढ़ लीजिए, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रोसेस अप्लाई टू इम्प्योर सब्सटेंस, अरे ऐसा थोड़ी होता है, इम्प्योर सब्सटेंस पर हम क्या आइसोकोरिक प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ऐसा जरूरी है क्या, ओके। प्रोसेस ड्यूरिंग विच हीट इज ट्रांसफर, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रोसेस ड्यूरिंग विच मास इज ट्रांसफर, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोसेस ड्यूरिंग विच स्पेसिफिक वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आइसोकोरिक के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, केप्लान टरबाइन द वैल्यू ऑफ स्पीड रेशियो। देखिए ये आजकल ट्रेंड बन गया है इस तरह के क्वेश्चन पूछने का। तो स्पीड रेशियो आपको पता होना चाहिए पहली बात तो कि स्पीड रेशियो क्या होता है। तो स्पीड रेशियो जो होता है इसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी टू द एब्सोल्यूट वेलोसिटी। फ्लूइड की जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है और जो रनर की टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, स्पीड रेशियो। तो स्पीड रेशियो आपको पता होना चाहिए सभी टरबाइन के लिए। मैं यहां पर सभी के लिए मेंशन कर देता हूं, पेल्टन, फ्रांसिस और कैप्लान। पेल्टन के लिए वैल्यू होती है 0.43 से लेके 0.47, कहीं कहीं पर 0.48 भी लिखा हुआ है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। फ्रांसिस के लिए वैल्यू होती है 0.6 से लेके 0.9 और कैप्लान के लिए वैल्यू होती है 1.4 से लेके 2 तक। तो अब बता दीजिए किसके लिए पूछा, कैप्लान के लिए पूछा। कैप्लान भी हो सकता है, प्रोपेलर भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डेफिनेटली ऑप्शन ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। स्पीड रेशियो क्या होगा कैप्लान के लिए पता होना चाहिए, ओके। पेल्टन के लिए फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी, फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी ये जो स्पीड रेशियो होता है कितना होता है, 0.5 होता है। मैक्सिमम इफिशिएंसी क्या होती है, 1 + cos φ
डिवाइडेड बाय 2 होता है, ये भी ध्यान रखें। अच्छा, एक और रेशियो पूछा जाता है फ्रांसिस के लिए। फ्रांसिस के लिए एक और रेशियो पूछा जाता है जिसे बोलते हैं फ्लो रेशियो। फ्लो रेशियो, तो ये फ्लो रेशियो क्या होता है? फ्लो वेलोसिटी और एब्सोल्यूट वेलोसिटी, जिसे अपन √2gh भी लिखते हैं, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? फ्लो रेशियो। तो ये फ्लो रेशियो की वैल्यू भी आप लोगों को याद रखना है। इसकी रेंज जो होती है 0.15 से लेके 0.30 के बीच में होती है, फ्लो रेशियो की वैल्यू इन केस ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। ओके, तो यहां पर करेक्ट आंसर हमें पता चल गया, और भी बहुत सारी चीजें हमने सीख ली यहां से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With respect to first law of thermodynamics, which of the following statement is most relevant? देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेटमेंट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेटमेंट, उसी से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे गए। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट रिलेवेंट है? देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी फॉर एनी सिस्टम टू डिग्रेड इनटू ए डिसऑर्डर स्टेट। बेटा, अगर आपको पता हो तो हम बोलते हैं ना कि जब भी हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, तो उसका क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है। और ये कौन बताता है? ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है ये किसके लिए? ये तो बेटा सेकंड लॉ के लिए है यार, कि जब भी नेचुरल प्रोसेस में, सभी नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है? एंट्रोपी जनरेट होगी ना। इस ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है उसमें क्या होती है? एंट्रोपी जनरेट होती है। तो यही तो इनडायरेक्टली कंक्लूजन होता है किसका? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ के लिए नहीं, ये स्टेटमेंट किसका है? सेकंड लॉ का। ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। अरे पहले ही देखिए, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, एनर्जी बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। ये स्टेटमेंट ए भी गलत, बी भी गलत। ए गलत नहीं है, बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए रिलेवेंट नहीं है। सेकंड बिल्कुल गलत है, एनर्जी तो कभी हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इज इरिवर्सिबल। ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इज इरिवर्सिबल। बेटा, हीट अगर ट्रांसफर करेंगे, हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो प्रोसेस इरिवर्सिबल रहेगा। बट क्या ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है क्या यार? ये भी तो इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो ये चीज हमें कैसे पता चलती है? सेकंड लॉ से ही तो पता चलती है। तो ये स्टेटमेंट भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के रेफरेंस में सही नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है? एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। आंसर पता चल गया, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ऑन ए टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम इज गिवन बाय। तो देखिए, अगर हम बात करें, टीएस डायग्राम का क्वेश्चन है ये। टेम्परेचर एंट्रोपी लाइन, तो टीएस डायग्राम पर स्लोप की अगर हम बात करते हैं तो स्लोप यहां पर क्या होगा? पहले तो ये पता होना चाहिए, टीएस डायग्राम पर स्लोप का मतलब क्या होगा? डेल टी बाई डेल एस, ये स्लोप होगा। अब कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का स्लोप, तो टीडीएस इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। टीडीएस इक्वेशन, दो टीडीएस इक्वेशन अपन पढ़ते हैं। टीडीएस इज इक्वल टू क्या होता है? डीयू प्लस पीडीवी। ओके, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? जीरो होगा। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पर यूनिट मास क्या होगा? एमसीपी सीवी डीटी। पर यूनिट मास क्या होगा? सीवी डीटी। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऑलवेज ध्यान रखें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? एमसीवी डीटी। सब्सटेंस कोई भी हो, यहां पर मैं आइडियल गैस के लिए नहीं बोल रहा हूं, सभी के लिए ही, क्योंकि पहले ही बोल दिया प्रोसेस कैसी है? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ये टर्म जीरो बन जाएगी। यहां पर क्या जाएगा? टीडीएस इज इक्वल टू सीवी डीटी। हमें क्या निकालना है? डीटी बाई डीएस निकालना है। तो यहां से डीटी बाई डीएस कितना आ जाएगा? डीटी बाई डीएस ये आ जाएगा, इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा टी बाई सीवी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए टीएस डायग्राम पर स्लोप क्या होगा? टी बाई सीवी। वहीं पर अगर मैं बात करूं, अगर प्रोसेस हमारी कैसी है? कांस्टेंट प्रेशर है, तो डेल टी बाई डेल एस। अगर प्रोसेस अगर हमारी
कांस्टेंट प्रेशर है तो ध्यान रखिए ये होगा T बाई Cp, और Cp की वैल्यू ज्यादा होती है Cv से, इसीलिए ध्यान रखें डेल T बाई डेल S एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्लोप ज्यादा होगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से। टीएच डायग्राम पर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप क्या होता है, ज्यादा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम के, कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होता है कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहां पर सीपी की वैल्यू ज्यादा होगी, सीपी की ज्यादा होगी तो ये वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, इसलिए कम होगा। ओके, अगर मुझे यहां पर प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना है, ये दो प्रोसेस मैंने रिप्रेजेंट की, तो यहां पर ये जो प्रोसेस होगी क्या होगी, इसका स्लोप ज्यादा है या इसका ज्यादा है, नीचे वाली का ज्यादा है। वर्टिकल की तरफ जो स्टीप होगी, वर्टिकल की तरफ जो प्रोसेस होगी उसका स्लोप ज्यादा रहेगा, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगी, और ये क्या होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो हमेशा ध्यान रखें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप जो होगा टीएस डायग्राम पर वो ज्यादा होगा कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का पूछा था तो क्या आएगा हमारा टी अपॉन सीवी, तो टी अपॉन सीवी किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या, टी अपॉन सीवी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी जो होगा क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर होगा। यस, नेक्स्ट, द रीडिंग ऑफ ए टेम्परेचर ऑन ए सेल्सियस स्केल इज 40 डिग्री, डिग्री सेल्सियस स्केल पर रीडिंग जो है क्या है, 40 डिग्री है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रीडिंग ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, तो फ़ारेनहाइट स्केल में रीडिंग क्या होगी, तो ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। यहां पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सभी स्केल में आइस और स्टीम पॉइंट अगर आपको पता है तो आप आसानी से किसी भी स्केल को किसी भी स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट अलग अलग स्केल में आपको पता होना चाहिए। डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, इसको हम लेते हैं डिग्री सेल्सियस में कितना, 0, और स्टीम पॉइंट कितना लेते हैं, आर्बिटरी 100। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में आइस पॉइंट होगा 32 और ये होगा 212। अच्छा, एक ल्यूमर टेम्परेचर स्केल भी होती है, ल्यूमर, ये रैंकाइन नहीं है, यहां पर होगा आइस पॉइंट 0 और यहां पर कितना होगा 80। केल्विन में कितना होता है, आइस पॉइंट 273.15, स्टीम पॉइंट कितना होगा 373.15। रैंकाइन में भी पता होना चाहिए, यहां से भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रैंकाइन है, रैंकाइन, रैंकाइन में कितना होता है, देखिए आइस पॉइंट जो रहेगा इट विल बी 471.67 और ये होगा 691.67। ये क्वेश्चन भी एसएससी जेईई में डायरेक्टली पूछा गया था। बताइए रैंकाइन स्केल में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारे डेटा जो लिए अपन ने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिए, 1 एटीएम पर लिए, ये आपको पता होना चाहिए। ये ल्यूमर टेम्परेचर स्केल है और ये रैंकाइन है। केल्विन और रैंकाइन जो होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होती है, नेगेटिव नहीं होती है, वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती है। अब हमें यहां पर कन्वर्जन करना है, तो कन्वर्जन के लिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए जिसको भी हमें कन्वर्ट करना है, ओके देखिए सभी में कन्वर्ट करके बता देता हूं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ल्यूमर, केल्विन, रैंकाइन। तो सिंपल सा रिलेशन क्या बनता है, C माइनस 0, ये ध्यान रखें, C माइनस 0 डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस 100 माइनस 0 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस 212 माइनस 32 जो कि 80 आता है, 180 आता है। यहां पर R माइनस 0 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 0, यहां पर कन्वीनियंट के लिए हम 273 ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273। यहां पर हम क्या लेंगे, RA माइनस 471 डिवाइडेड बाय 691 माइनस 471। तो किसी भी स्केल को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहां तो हमसे फ़ारेनहाइट ही पूछा था, फ़ारेनहाइट पूछा था तो हम
कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, किन दो टर्म को यूज करेंगे, इन दोनों को। यहां पर ये सी कितना दिया गया है, ये सी दिया गया हमको कितना, 40 डिग्री को कन्वर्ट करना है। यहां पर हम पुट करेंगे 40, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 40/100 बराबर f माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। तो आप यहां से इसको कैलकुलेट कर लें, f की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। f की वैल्यू जो आएगी आई थिंक इट विल बी 104 फ़ारेनहाइट। सभी मैंने आपको रिलेशन बता दिया, कभी भी आपको फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देख सकते हैं अपन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और घबराना नहीं। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो टफ होगा, नहीं बनेगा, गलती हो जाएगी। आप क्वेश्चन को पढ़ना, आराम से समझ में आ जाएगा किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो आसानी से बना सकते हो। देखिए, एक गैस इज बीइंग कंप्रेस्ड फ्रॉम एन एंथैल्पी 489 किलोजूल पर केजी टू ए फाइनल एंथैल्पी ऑफ 509 किलोजूल पर केजी इन ए स्टेडी स्टेट ओपन प्रोसेस। तो हमें समझ में आ गया ये स्टेडी फ्लो एनर्जी का क्वेश्चन है। यहां पर गैस कंप्रेस हो रही है, इसका मतलब ये कंप्रेसर का क्वेश्चन है, हम ऐसा बोल सकते हैं। इनलेट पर हमें एंथैल्पी दी गई है कितनी, 489। कंप्रेस कर रहे हैं हम, एंथैल्पी हमें जो मिल रही है यहां पर, ये कितनी मिल रही है, 509। द एंट्री एंड एग्जिट वेलोसिटी ऑफ गैस आर 0 and 60। यहां पर एंट्री वेलोसिटी सी से हम डिनोट कर रहे हैं 0, यहां पर एग्जिट वेलोसिटी कितनी है, 60 मीटर पर सेकंड। ये बोला गया। एज्यूम दैट देयर इज नो हीट लॉस और गेन, मतलब ये एक एडियाबैटिक फ्लो हो रहा है, इंसुलेटेड है, Q 0 होगा। ओके, आप इसको टरबाइन मत मान लीजिएगा, मैं कंप्रेसर बोल रहा हूं, ठीक है ना, टरबाइन नहीं, नोजल मत समझ लीजिएगा। ओके, क्या बोला आगे, एज्यूम देयर इज नो हीट लॉस और गेन, नो रिएक्शन एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज, मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज जो है वो नेग्लिजिबल है, वो हमें ध्यान रखना। मतलब हेड जो है यहां पर, जो है हेड सेम। इफ द फ्लो रेट मास फ्लो रेट एयर का कितना है, 100 kg पर सेकंड, द वर्क डन पर यूनिट टाइम ऑन द गैस इज इक्वल टू। तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या बोलती है, H1 प्लस C1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम। अब देखिए यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन में बोला गया है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नेग्लिजिबल है, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, 0 है ये, इनलेट की काइनेटिक एनर्जी 0 है, वर्क निकालना है, तो वर्क जो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, H1 माइनस H2, इसको इधर लेके आ गया, माइनस क्या होगा, माइनस होगा C2 का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू वर्क डन बाय दिस कंट्रोल वॉल्यूम। अच्छा, मास फ्लो रेट बोला गया है, तो यहां पर हमें मास का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो H1 और H2 में डिफरेंस क्या है, H1 कितना है 489 माइनस 509। देखिए डेटा इस तरह से दिया गया है कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहां पर मास फ्लो रेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें कितना है 100, और ये यूनिट ध्यान रखें ये किलो जूल में है, ये किलो जूल में, जबकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो आती है किस में आती है, जूल में आती है। तो यहां पर मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई करेंगे अपन 100, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है 60 का स्क्वायर बाय 2, बट ये जो एनर्जी हमें मिलती है जूल में मिलती है और ये किलो जूल में, तो इसको आपको
जूल में कन्वर्ट, किलो जूल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तो यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1 डिवाइडेड बाय 1000 से, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा क्या, वर्क आ जाएगा। तो देखिए कैलकुलेशन भी आसान है, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन हैवी है। यहां पर इन दोनों का डिफरेंस 20 डिफरेंस 20 आ जाएगा, तो ये क्या है, -20 है, तो ये आएगा -2000, -2000 माइनस, यहां पर देखिए 1000 है ये, तो ये 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, 3600 10 से डिवाइड करेंगे 360, 360 को 2 से डिवाइड करेंगे 180, -180, ये आ जाएगा हमारे पास वर्क। तो वर्क हम करना पड़ रहा है कंप्रेस करने के लिए, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। तो कितना हो जाएगा 2000 माइनस 180, कितना हो जाएगा -2000 माइनस 180, ये आ जाएगा 2180। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि कंप्रेस कर रहे हैं तो यहां पर हमें वर्क करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कठिन नहीं था, बिना कैलकुलेटर से आप बना सकते हो, बट स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना बनाना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर वाटर बॉइलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 बार द स्पेसिफिक हीट इज। देखिए वाटर क्या कर रहा है, बॉइल कर रहा है। अब आपको बॉइलिंग के बारे में पता होना चाहिए, बॉइलिंग जो है ये एक फेज चेंज प्रोसेस, फेज चेंज प्रोसेस पता है, और फेज चेंज प्रोसेस है जिसमें नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर। और अगर हम बात करें यहां पर स्पेसिफिक हीट को किस तरह से अपन डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री, ये स्पेसिफिक हीट कहलाता है। ओके, किसी सब्सटेंस का यूनिट मास का यूनिट डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो अमाउंट में एनर्जी हमें देनी पड़ती है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, हीट की यूनिट किलो जूल पर केजी केल्विन भी हो सकता है, डिफरेंस है तो हम यहां पर इसको डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखें। तो अब ये फेज चेंज प्रोसेस है, टेम्परेचर चेंज 0 है, तो यहां पर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अगर 0 है तो सी की वैल्यू मेरे लाल कितनी होगी, इन्फिनिट। तो 0 वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव, नेगेटिव बेग ऑन, ये पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो ये तो वैसे भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, इन्फिनाइटली लार्ज। तो फेज चेंज प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, इन्फिनाइटली लार्ज होगी, ये ध्यान रखें। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, देख सकते हैं, यस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अब देखिए कार्नोट साइकिल के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। कार्नोट साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल होता है, रिवर्सिबल साइकिल होता है जिसके अंदर 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। ओके, इसकी एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, ये केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वर्किंग सब्सटेंस। एक हाइपोथेटिकल साइकिल होता है जिसकी एफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ओके, इसकी एफिशिएंसी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब ऑलवेज इन केल्विन। हमेशा ध्यान रखें टेम्परेचर किस में रखेंगे, यहां पर केल्विन में रखेंगे, ये ध्यान रखें। अब इसकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं, देखिए इसकी एफिशिएंसी को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा या फिर इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए पहला लोअर टेम्परेचर को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम हायर टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। देख लीजिए, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस
तो आंसर तो हमारा इसी से आ जाएगा, देख लीजिए। इंक्रीजिंग एग्जॉस्ट टेम्परेचर, अरे एग्जॉस्ट टेम्परेचर मतलब कि लोअर टेम्परेचर, तो लोअर टेम्परेचर को तो डिक्रीज करना पड़ेगा ना एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, पहला स्टेटमेंट गलत। इंक्रीजिंग हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, यस बढ़ेगी, करेक्ट आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग हायर टेम्परेचर, अरे इंक्रीज करने से बढ़ रही है तो डिक्रीज करने से थोड़ी बढ़ेगी। चेंजिंग द वर्किंग फ्लूइड, वर्किंग फ्लूइड पर कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी डिपेंड ही नहीं करती है, तो वर्किंग फ्लूइड को चेंज करने से नहीं चेंज होगी। तो करेक्ट आंसर हमें पता चल गया कि करेक्ट आंसर क्या है, अगर हम हायर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब याद रखने का तरीका, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमेशा ध्यान रखें किसी भी इंजन की, किसी भी हीट इंजन की अगर एफिशिएंसी अगर हमें बढ़ाना है तो ध्यान रखें दो टेम्परेचर है हमारे पास, हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर। तो ये हायर टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर, इन दोनों के बीच की गैप को अगर हम बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी हमेशा बढ़ेगी। तो गैप कैसे बढ़ेगी, या तो हायर टेम्परेचर को हम बढ़ाएं या लोअर टेम्परेचर को क्या करें, कम करें। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किस पैरामीटर को चेंज करने पर ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ती है, तो हमेशा ध्यान रखें लोअर टेम्परेचर को अगर सेम अमाउंट में हाई टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं और सेम अमाउंट में लोअर टेम्परेचर को कम कर रहा हूं तो यहां पर इफिशियंसी जो है ज्यादा इंक्रीज होती है, बात समझ, तो ये मोर इफिशियंट रहेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए किसके लिए, सीओपी के लिए, तो सीओपी में भी आपको बताया रेफ्रिजरेटर दो टेम्परेचर के बीच में काम करता है, लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर। तो यहां पर अगर सीओपी बढ़ाना है तो सीओपी बढ़ाने के लिए ध्यान रखें इन दोनों के बीच की गैप को कम करना है। कम करने के लिए हायर टेम्परेचर को कम करेंगे या लोअर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो देखिए सीओपी का अगर पूछा जाए तो हायर टेम्परेचर को कम करने पर भी सीओपी बढ़ेगी, लोअर टेम्परेचर को बढ़ाने पर भी सीओपी बढ़ेगी। यहां पर गैप को कम करने पर सीओपी बढ़ेगी, यहां पर गैप को बढ़ाने पर एफिशिएंसी बढ़ेगी। और यहां पर भी इफिशियंट कौन रहेगा, लोअर टेम्परेचर को बढ़ाना क्या रहेगा, मोर इफिशियंट। ओके, तो आई होप आपको आंसर के साथ में एडिशनल कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, इंक्रीजिंग हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो वहां पर क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ओके, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ ऑयल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दे रखी है इक्विवेलेंट टू 4.5 मीटर ऑफ वाटर इज। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हर्षित सर। ओके, आप सभी का स्वागत है शंकरनाथ सीरीज के अंदर। और जो हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है वो है प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर्स ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 इज इक्विवेलेंट टू 4.5 मीटर ऑफ वाटर। तो कितना प्रेशर होगा एक ऑयल का जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, ठीक है, इक्विवेलेंट टू 4.5 मीटर ऑफ वाटर का हेड के बराबर। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर ऑफ ऑयल बराबर प्रेशर ऑफ वाटर हमें इक्वेट करना है, ठीक है। और वाटर कॉलम की हमें हाइट दे रखी है, यहां पर रो ऑयल इंटू जी इंटू हाइट ऑफ ऑयल हो जाएगा जो हमें पता करना है। और प्रेशर ऑफ वाटर रो वाटर इंटू जी इंटू हाइट ऑफ वाटर हो जाएगा। अब जी से जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हाइट ऑफ ऑयल हमें पता करना है तो इसको हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रो ऑफ ऑयल अपॉन रो ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ ऑयल एनी लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उस फ्लूइड का। सो हाइट ऑफ वाटर कितना है 4.5 मीटर और अपॉन में 0.9 का डिवाइड कर देंगे। तो इससे जब हम इसको निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 5 जा 45, मतलब 5 मीटर विल बी दी आंसर। तो सही आंसर होगा बी आंसर, इसका बी विल बी दी करेक्ट स्टेटमेंट।
अगला है द डिस्चार्ज ओवर ए 90 डिग्री वी नॉच इज गिवन एज Q इक्वल टू 1.37 h टू द पावर 5/2 वेयर Q इज इन क्यूमेक एंड H इज इन मीटर। तो CD क्या होगा इस नोच का? देखिए यहां पर हमारे पास जो नोच होती है, ठीक है, ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है रेक्टेंगुलर नोच, ऐसे तो तीन होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं, एक ट्रायंगुलर नोच होती है, और एक हमारे पास होती है ट्रेपेजॉइडल नोच, जो इन दोनों से कॉम्बिनेशन से मिलके बनती है। अब अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर नोच है तो यहां पर हेड ऑफ द वाटर जो है वो H है, तो इसमें डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है 2/3 CD L/√2G और H टू दी पावर 3/2। वहीं पर अगर एक ट्रायंगुलर नोच है और उसमें उसका जो एंगल है वो थीटा है, तो यहां पर डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है 8/15 CD tan θ/2 और यहां पर आ जाता है √2G और इंटू H टू दी पावर 5/2। ठीक है, ये पूरा इसका यहाँ पे हमारे पास आंसर होता है। अब हमें क्या बोला, एक ट्रायंगुलर नोच है और उसमें 90 डिग्री है, मतलब थीटा कितना हो गया 90, वर्टेक्स एंगल 90। तो इसका हमें डिस्चार्ज बताना है। डिस्चार्ज का फॉर्मूला दे रखा है 1.37 H टू दी पावर 5/2। ठीक है, हमें CD फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगुलर नोच के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 8/15 CD tan θ/2 मतलब tan 90/2 मतलब tan 45 डिग्री और √2G H टू दी पावर 5/2 इज इक्वल टू 1.37 H टू दी पावर 5/2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम ये निकालें tan 45 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, CD हमें निकालना है, तो CD की वैल्यू आ जाएगी 1.37 इंटू 15 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 8 इंटू आ जाएगा √2G। ठीक है, इसको पूरा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा CD निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आंसर आएगा वो देखते हैं। जब हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे इस प्रकार से तो आंसर आएगा 0.58। तो 0.58 विल बी दी CD। इसमें ध्यान रखना है ट्रायंगुलर नोच होता है, ट्रायंगुलर नोच अगर पूछें तो ये रेक्टेंगुलर नोच के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांटेजियस होती है। ठीक, इसमें जो डिस्चार्ज हमें मिलता है वो हम बोल सकते हैं कि डिस्चार्ज का जो मेजरमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू रेक्टेंगुलर नोच। तो दोनों में से ज्यादा अच्छी कौन सी अगर आपसे पूछें तो इसका आंसर ट्रायंगुलर नोच होगा। अगर ट्रायंगुलर नोच के अंदर डिस्चार्ज में एरर पे न्यूमेरिकल पूछते हैं तो उसको कैसे करना है, dq/q बराबर 5/2 dh/h। तो इससे आप परसेंटेज एरर इन डिस्चार्ज निकाल सकते हैं अगर कुछ परसेंटेज एरर इन हेड हमें दे रखा है। और वहीं पर अगर रेक्टेंगुलर नोच है और उसमें हमें एरर पूछा है तो dq/q जो है वो हमें मिलेगा यहाँ पर 3/2 dh/h। जो पावर थी h की वो नीचे आ जाएगी, तो वहां थी 5/2 तो 5/2 आगे आ गया, उसमें थी रेक्टेंगल में 3/2 तो 3/2 आगे आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास है द राइज ऑफ मरकरी बैरोमीटर इज इंडिकेटेड एज 80 mm। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट दैट पॉइंट। ठीक है, हमें मरकरी बैरोमीटर की यहाँ पर हाइट दे रखी, प्रेशर पूछा है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब किलो पास्कल में। तो इसको करने के हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो सिंपल ऑप्शन ये है कि अगर हमारे पास बैरोमीटर का अगर प्रेशर हमें पता करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता करना है, तो वो होगा रो मरकरी इंटू जी इंटू हाइट मरकरी। अब रो मरकरी कितना होता है 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 3। जी को लगभग हम 10 मान सकते हैं और इसमें हाइट ऑफ मरकरी कितना है 80 mm। तो यहाँ पर 1000 का हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये mm में है, मीटर में करेंगे 1000, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 13.6 ये लगभग 136 हो जाएगा इंटू 80 का हमें मल्टीप्लाई करना है। 136 में अगर हम 80 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आएगा 10696 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल में। हमें किलो पास्कल में पूछा है तो लगभग आ जाएगा 10.69 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो सही आंसर इसमें से हमारे पास क्या हो जाएगा, सी आंसर। बट यहां पर इसको और इजीली करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमें ये पता है कि जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो 101,325 पास्कल होता है, वो 760 mm ऑफ Hg होता है। कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg। मतलब लगभग अगर हम देखें तो 101,325 पास्कल, ठीक है, 760 के बराबर है। तो 1 mm ऑफ Hg, 1 mm ऑफ Hg किसके बराबर होगा, तो 760 का इसमें हम डिवाइड कर देते हैं। पर हमसे 1 mm के लिए नहीं पूछा है, हमसे 80 mm ऑफ Hg के लिए पूछा है। तो हम इसमें 101,325 में अगर 760 का डिवाइड करें और 80 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, तो ये लगभग हमारे पास जो प्रेशर आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 80 mm के करस्पॉन्डिंग आएगा। इसमें से इसको हम यहाँ पे कैंसल आउट कर देते हैं। 8 से ये जाएगा 76, 76 को लगभग 80 मान ले, तो ये लगभग हमारे पास 10 के आसपास आंसर आएगा। अगर यहां से देखें तो 10 का डिवाइड करेंगे तो 10132.5 लगभग हमारा ये प्रेशर होगा, एटीएम प्रेशर, और ये आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। हमें चाहिए किलो न्यूटन पर, तो 1000 का और डिवाइड कर दें तो 10 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा। और 10 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है सी, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो विदाउट द कैलसी हम ये वाला यूज कर सकते हैं अप्रोच, ठीक है। एक एटीएम यानी 101,325 पास्कल 760 mm के बराबर है, तो 1 mm कितना हो जाएगा, 101,325/760। और जो एटीएम प्रेशर है वो हमसे पूछा है 80 mm में करस्पॉन्डिंग, किसके लिए पूछा है, 80, तो 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ सीवी फॉर शार्प एज्ड ओरिफिस इज जनरली, तो आप ये ध्यान रखना, सीवी के लिए जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ओरिफिस का, उसका फॉर्मूला आता है x के अपॉन में 2√y इंटू एच, ठीक है। ये हमसे पूछते हैं यहाँ पर सीवी का फॉर्मूला। और जो सीसी का फॉर्मूला आता है शार्प एज्ड ओरिफिस के लिए, वो होता है π/π+2। इसलिए सीसी की जो वैल्यू आती है वो 0.62 से 0.65 के बीच आती है, तो ये सीसी होता है। अब सीवी जब हम इसको एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन करते हैं तो ये फॉर्मूला है, ठीक। यहां पर सीवी की जो वैल्यू होती है शार्प एज के लिए वो 0.95 से 99 होती है फॉर डिफरेंट ओरिफिस, उसका साइज, उसका शेप और हेड। तो यहां पर अगर राउंडेड ओरिफिस है तो सीसी 1 होगा, अगर शार्प एज है तो 0.62 होगा, जो मैंने ये बताया शार्प एज के लिए। वहीं पर अगर शॉर्ट ट्यूब है तो 1 होगा, और अगर बोर्डा ट्यूब है तो उसको 0.52 का, बोर्डा मतलब आपका री एंट्रेंट होता है, अंदर की साइड से होता है, इंटरनल जब माउथ पीस लगा रखा है तो उसे बोर्डा ट्यूब बोलते हैं। वहीं पर सीवी की वैल्यू 0.98 फॉर राउंडेड, शार्प एज के लिए 0.98, शॉर्ट ट्यूब के लिए 0.8 और बोर्डा ट्यूब के लिए 0.98। हमसे किसके लिए पूछा है, शार्प एज ओरिफिस के लिए पूछा है, तो शार्प एज के लिए सीवी कितना है, 0.98, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.98। मोस्ट ऑफ केस में ध्यान रखना शार्प एज का ही पूछते हैं, तो शार्प एज का हमको सीसी और ये ध्यान रखना है। शार्प एज में कितना है, 0.62 और 0.98। राउंडेड वाले को बेल माउथेड भी कहा जाता है, बेल माउथेड ओरिफिस। तो अगर हमसे यहां पर समझना, एक होता है सीडी, तो सीडी बराबर जो होता है वो सीसी इंटू सीवी होता है। तो अगर राउंडेड ओरिफिस बोला है, कैसा बोला है, राउंडेड, या फिर बोला है बेल माउथेड ओरिफिस, तो बेल माउथेड ओरिफिस के अंदर सीसी हो गया 1, और जो सीवी है ये लगभग होता है 0.98 के आसपास, तो जो सीडी है वो भी कितना हो जाएगा, 0.98। तो ये तीनों का वैल्यू ध्यान रखना। वहीं पर अगर हमसे शार्प एज के बारे में पूछा है, शार्प एज ओरिफिस है, तो शार्प एज में सीसी कितना है, 0.62, वहीं पर सीवी कितना है, 0.98। तो अगर इसमें सीडी निकालेंगे तो कितना होगा, इसको एक बार चेक करते हैं। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 0.98 इंटू 0.62, ये वैल्यू आएगी 0.6076, 0.6076, मतलब 0.6 के आसपास होती है। मतलब अगर बेल माउथेड या राउंडेड है तो सीडी और सीवी एक होगा, जो कि सीसी 1 है। तो यहां पर सीडी और सीवी एक होगा और वो छोटा होगा, और जो सीसी होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि सीसी 1 आ रहा है।
वहीं पर अगर हमसे शार्प एज का पूछा जाए तो शार्प एज में सीवी बड़ा है, सीडी छोटा है। तो अगर ऑर्डर पूछेंगे तो सबसे पहले हम बोलेंगे यहां पर सबसे छोटा सीसी होगा, ये वैल्यू 0.62 आ रही है और ये वाली वैल्यू उससे थोड़ी कम आ रही है। तो लगभग सीसी और सीडी लगभग एक होंगे और सीवी इन दोनों से बड़ा होगा, ये हमें ध्यान रखना है। शार्प एज में सीसी और सीडी, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, दोनों लगभग आसपास होंगे और सीवी बड़ा होगा। और यहां पर सीडी और सीवी एक होंगे, सीसी बड़ा होगा, सीसी 1 आएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मूडीज इक्वेशन। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। मूडीज इक्वेशन की मदद से हम फ्रिक्शन फैक्टर पता करते हैं और फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4f डैश। और f डैश क्या होता है, इसे हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं और इसका एक और हमारे पास जो नाम होता है इसे फेनिंग्स कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। फेनिंग्स कोएफिशिएंट। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर हमसे जो फ्रिक्शन फैक्टर है कैपिटल F वो पूछें तो वो 4f डैश होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। साथ में फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला पूछेंगे, क्या क्या फॉर्मूला है तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हमसे हमारे पास लेमिनार फ्लो हो, कैसा फ्लो है, लेमिनार फ्लो, तो फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होगा 64/RE, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है 16/RE। अगर टर्ब्यूलेंट फ्लो है तो इसमें दो कंडीशन होती है, एक स्मूथ हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री होती है, उसमें भी रेनॉल्ड नंबर जब हमारा लगभग 10⁵ से ज्यादा होता है और 4×10⁷ से कम होता है, मतलब 4 करोड़ से कम है और 1 लाख से ज्यादा है, तो इसमें वैल्यू होती है 0.316/RE⁴ यह है हमारा टर्ब्यूलेंट के लिए। वहीं पर अगर हाइड्रोडायनामिक रफ बाउंड्री तो इसका फॉर्मूला होता है 1/√f फ्रिक्शन फैक्टर। यहां पे फ्रिक्शन फैक्टर आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं, साथ में आएगा 2, फिर आएगा log 10, यहां पर हमारे पास आएगा r के अपॉन में डेल मतलब सरफेस रफनेस, और यहां पर आएगा +1.74, क्या आएगा, +1.74। तो ये हो गया रेडियस। यहां पर आ गया हमारे पास डेल मतलब ये जो है ये है लेमिनार सब लेयर थिकनेस, सॉरी डेल मींस यहां पर है हमारे पास सरफेस रफनेस, सब लेयर थिकनेस नहीं, सरफेस रफनेस। तो 1/√f 2 log 10 r/del और +1.74, ये हाइड्रोडायनामिक रफ बाउंड्री के लिए फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला है। ये स्मूथ के लिए है। एक और कंडीशन होती है स्मूथ बाउंड्री के लिए, जब 4 करोड़ से भी ज्यादा होता है तो उसका फॉर्मूला बहुत ट्रिकी होता है, ना उस पर न्यूमेरिकल ना ही वो फॉर्मूला पूछ सकते हैं। मेनली ये 3 आपको ध्यान रखने। इसमें यह भी ध्यान रखना है जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो किसका फंक्शन है। तो अगर लेमिनार फ्लो है, क्या है, लेमिनार फ्लो, तो लेमिनार फ्लो में जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो सिर्फ रेनॉल्ड नंबर का फंक्शन है। और टर्ब्यूलेंट फ्लो है तो अभी हमने देखा वो सरफेस रफनेस की डेप्थ पर भी डिपेंड कर रहा है, तो रेनॉल्ड नंबर पे भी डिपेंड करेगा और साथ में सरफेस रफनेस जो है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर रफ बाउंड्री है तो सरफेस रफनेस, ठीक। साथ में आपसे ये पूछ सकते हैं इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी जो यूनिट है वो कोई भी यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी है और साथ में डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो चेजिस कांस्टेंट होता है और जो फ्रिक्शन फैक्टर है उसमें क्या रिलेशन है, तो C बराबर √8g के अपॉन में f इसका रिलेशन होता है। और चेजिस कांस्टेंट यूनिट लेस है कि यूनिट वाला है, तो उसकी यूनिट होती है मीटर की पावर 1/2 सेकंड इनवर्स, और डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L की पावर 1/2 सेकंड इनवर्स नहीं, डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा L की पावर 1/2 t-1। तो चेजिस कांस्टेंट यूनिट कांस्टेंट है, इसका यूनिट होता है, डायमेंशन भी होता है। नेक्स्ट आते हैं
सो यहां पर हमारे पास मूडीज के द्वारा हम किसको पता करते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर को पता करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को नहीं। ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर मूडीज इक्वेशन द्वारा पता किया जाता है। अगला रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ, देखो यहां पे हमारे पास 5 डायमेंशनलेस नंबर होते हैं। पहला होता है रेनॉल्ड नंबर, इसका फॉर्मूला है इनर्शिया के अपॉन में विस्कस। दूसरा हमारे पास होता है फ्राउड नंबर, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट में इनर्शिया के अपॉन में ग्रेविटी। अगला हमारे पास है वेबर नंबर, वेबर नंबर का फॉर्मूला है अंडर रूट इनर्शिया के अपॉन में सरफेस टेंशन। अगला हमारे पास है यहां पर मैक नंबर, मैक नंबर का फॉर्मूला है अंडर रूट इनर्शिया के अपॉन में इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स। और यहां पर एक और नंबर होता है आइलर नंबर, वो होता है अंडर रूट इनर्शिया के अपॉन में प्रेशर फोर्स। क्लियर है? जो इसमें हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड नंबर का, वो होता है रो वी एल अपॉन म्यू, या फिर फॉर्मूला होता है वी एल के अपॉन में न्यू। इसका जो होता है वो होता है वी अपॉन अंडर रूट जी इंटू डेप्थ ऑफ फ्लो। जो वेबर नंबर है इसका फॉर्मूला होता है वी के अपॉन में अंडर रूट, है ना, इनर्शिया फोर्स हमारे पास होता है रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, और ये हमारे पास जो सरफेस टेंशन फोर्स है ये होता है सिग्मा इंटू लेंथ। तो ये एल से एल कैंसिल होता है, तो वी के अपॉन में कितना आ जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय रो एल, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। वहीं पर मैक नंबर, तो वेक नंबर का फॉर्मूला बनता है वी के अपॉन में अंडर रूट के अपॉन रो, बल्क मॉड्यूलस ऑफ द फ्लूइड, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का अंडर रूट वेलोसिटी के अपॉन में। और आइलर नंबर जो होता है इसमें हमारा फॉर्मूला बनता है v के अपॉन में अंडर रूट p के अपॉन में रो, ये हमें इसमें ध्यान रखना है। अब इसका जो मैक नंबर है इसमें एक और फॉर्मूला बन जाता है, किसी भी फ्लूइड का बल्क मॉड्यूलस और डेंसिटी का रेशियो लेके अंडर रूट लें तो वो साउंड की वेलोसिटी होती है उस फ्लूइड के अंदर, उस मीडियम में, तो उसको हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड भी बोल सकते हैं। साउंड की स्पीड या साउंड की वेलोसिटी उस फ्लूइड के अंदर, मतलब मेक नंबर का एक और फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम और फ्लूइड डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम और द फ्लूइड। और मेक नंबर की अलग अलग कंडीशन है जो एग्जाम में पूछी जाती है। अगर मेक नंबर जो है वो 0.3 से कम है तो ऐसे केस में फ्लो को हम इनकंप्रेसिबल फ्लो बोलेंगे, और अगर मेक नंबर 0.3 से ज्यादा है तो ऐसे केस में उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबल फ्लो बोलेंगे। अगली चीज है, अगर मेक नंबर की जो संख्या है वो 0.8 से कम है, अगली इसमें रेंज आती है 0.8 से ज्यादा है 1.3 तक है, अगर मेक नंबर 1 के बराबर है, अगर मेक नंबर 1.3 से ज्यादा है मेक नंबर बट 5 से कम है, और अगर जो आपका मैक नंबर है वो 5 से भी ज्यादा है। अगर मैक नंबर की वैल्यू 1 होती है तो इसे सोनिक फ्लो बोलते हैं, सोनिक फ्लो। 1.3 से 5 है तो इसको सुपर सोनिक कहा जाता है, सुपर सोनिक कंडीशन। अगर 5 से भी ज्यादा है तो इसे हाइपर सोनिक कंडीशन बोलते हैं। अगर मेक नंबर की जो वैल्यू है वो 0.8 से भी कम है तो इसे हम सब सोनिक बोलते हैं, सब सोनिक कंडीशन। और 0.8 ऑप्शन में ना हो तो फिर 1 से कम पे सब सोनिक, और 0.8 से 1.3 है तो इसे हम ट्रांस सोनिक बोलते हैं, ट्रांस सोनिक, ट्रांसोनिक। तो सब सोनिक, ट्रांसोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये ध्यान रखना है मेक नंबर से संबंधित। चलो अगला आता है, इफ द डायमीटर ऑफ द पाइप इज गिवन एज d, व्हाट इज द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। बहुत ही प्यारा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है बट एक अलग ही तरीके से उन्होंने चीज की कल्पना करते हुए इस क्वेश्चन को पूछा है। हमारे पास एक पाइप है और इस पाइप के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये हमारी इस पाइप में सेंटर लाइन की वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है हमारे पास फ्लूइड की। अब हम ये जानते हैं कि अगर इसका हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएं तो वो कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। और यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यहां पर इतनी होगी, यहां पर इतनी होगी। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस वह होती है जिसमें अगर हम फ्लो के अक्रॉस देखें, मतलब ये हमारे पास जो है ये फ्लो की डायरेक्शन है और ये हमारे पास जो है ये फ्लो के अक्रॉस है।
तो वहां तक जहां तक आपकी जो वेलोसिटी है उसमें ग्रेडियंट आ रहा हो, वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो। तो अगर हम देखें तो इतना जो हमारे पास है इसमें भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। और ऐसे इधर से ऊपर से देखें, इधर से कान पकड़ें तो यहां से भी हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। इसके बाद जाके कहीं ना कहीं जो वेलोसिटी है वो थोड़ी सी कुछ देर के लिए हम मान सकते हैं कि एक जैसी हो गई है, एकदम सेंटर के आसपास। मतलब अगर हम देखें तो पाइप फ्लो के अंदर हमें सेंटर लाइन तक बाउंड्री लेयर देखने को मिलेगा। मतलब अगर इसमें हम बाउंड्री लेयर थिकनेस की बात करें तो वो ये वाली होगी, और ये जो डिस्टेंस है ये डेफिनेटली कितना होगा, डायामीटर ऑफ पाइप का हाफ। तो पाइप में वैसे तो पूरा ही बाउंड्री लेयर कंडीशन है, जो कि इधर भी बाउंड्री है यहां भी बाउंड्री है, तो ये अपने हाफ तक अफेक्ट करेगी और ये अपने हाफ तक अफेक्ट करेगी। और बाउंड्री लेयर भी होती है जहां पे लेमिनार फ्लो हो, और पाइप के अंदर तो लेमिनार फ्लो होता ही होता है। हाँ, बट ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये स्मॉल पाइप के लिए। अगर बहुत बड़ा पाइप ले लें, लार्ज पाइप ले लें और टर्ब्यूलेंट फ्लो हो जाए तो भी उसमें जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो लगभग ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तब भी हम बोल सकते हैं कि सेंटर लाइन तक तो हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हम हमेशा क्या बोलेंगे कि अगर इसमें बाउंड्री लेयर की हमसे कोई थिकनेस पूछेगा तो उसका आंसर क्या होगा, d/2। d/2 तक हमें इंफ्लुएंस देखने को मिलेगा। पाइप के संबंध में एक और चीज ध्यान रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि जब पाइप कोई भी स्टार्ट होता है और ये ऐसे आगे जा रहा है तो पाइप की लंबाई के दिशा में, ये पाइप की लंबाई ऐसे आगे कंटिन्यू में है, तो एक पोर्शन होता है जिसे हम बोलते हैं एंट्री लेंथ। तो एंट्री लेंथ क्या होता है, तो एंट्री लेंथ ध्यान रखना वह पोर्शन होता है जिसमें फ्लो अपने आप को डेवलप करता है। तो एंट्री लेंथ में फ्लो जो होता है वो डेवलपिंग स्टेज में होता है, और एंट्री लेंथ खत्म होते ही फ्लो अपने आप को पूरा डेवलप कर चुका होता है। मतलब इसके बाद से आपका जो फ्लो है वो मैच्योर हो जाता है, और एक परफेक्ट जैसा पाइप के अंदर हमें पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम मिलता है वो एंट्री लेंथ के बाद से ही मिलना चालू होता है। अब अगर इसके बाद, मतलब इसमें जैसे ही पाइप का फ्लो चालू होगा तो जो फ्लूइड है वो उस पाइप के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो उसका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो पहले ऐसे होगा, फिर थोड़ा सा और चेंज आएगा, पर एंट्री लेंथ खत्म होने के बाद एक परफेक्ट पैराबोलिक हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर पाइप का डायमीटर चेंज ना हो, क्रॉस सेक्शन चेंज ना हो, तो यही वेलोसिटी वेरिएशन पूरे थ्रू आउट दी लेंथ रहेगा। मतलब कि एंट्री लेंथ के बाद फ्लो फुल्ली डेवलप्ड हो चुका होता है, एंट्री लेंथ के अंदर फ्लो अपने आप को डेवलप कर रहा होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके लिए, पाइप फ्लो के लिए। एक और बात ध्यान रखना, इसमें एक और टर्म आती, एक होता है हाइड्रोलिक रेडियस, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक रेडियस, और एक और इसका हमारे पास नाम है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। अगला पॉइंट इसमें आता है कि यहां पर अगर आप हाइड्रोलिक डेप्थ निकालें, इसका नाम है हाइड्रोलिक डेप्थ, और हाइड्रोलिक डेप्थ का फॉर्मूला होता है वेटेड एरिया अपॉन टॉप विड्थ। अगली चीज जो हमारे पास हाइड्रोलिक मीन रेडियस या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो होता है, इसको अगर निकालें तो इसका फॉर्मूला आता है डायामीटर ऑफ पाइप जितना होता है बाय 4 हो गया, ठीक है। मतलब ये, इसको हम m को r भी बोल सकते हैं। मतलब जो हमारे पास हाइड्रोलिक रेडियस होती है उसका अगर हम 4 टाइम्स कर दें तो पाइप का डायामीटर बनेगा। भाई जनरली हम क्या जानते हैं, डायामीटर बराबर 2 टाइम्स दी रेडियस ऑफ पाइप, पर वहीं पर डायामीटर बराबर 4 टाइम्स दी हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ पाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। डायामीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है, बट हाइड्रोलिक रेडियस का 4 गुना होगा। जो स्मॉल एम है जिसको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोलते हैं उसी को हाइड्रोलिक रेडियस भी कहा जाता है, जलीय त्रिज्या। और जो हाइड्रोलिक रेडियस है जब m को निकालेंगे वो d/4 आएगा। कैसे आएगा, अगर हमारे पास एक पाइप है और उसका डायामीटर है वो d है और फुल फ्लो कंडीशन है जो कि पाइप में होती है, तो हाइड्रोलिक रेडियस निकालेंगे तो वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, और ये होगा π/4 d स्क्वायर के अपॉन में पाई d पेरीमीटर बनेगा। इससे कैंसल, इससे कैंसल, तो ये d/4 आ जाएगा।
मतलब हाइड्रोलिक रेडियस जो है वो डायमीटर बाय 4 है, मतलब डायमीटर ऑफ पाइप बराबर 4 टाइम्स हाइड्रोलिक रेडियस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसमें आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड नंबर फॉर लेमिनार फ्लो। देखिए अभी मैंने आपको सारे बता दिए थे। तो लेमिनार फ्लो में फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, 64 अपॉन आरई, और लेमिनार फ्लो में फ्रिक्शन फैक्टर सिर्फ रेनॉल्ड नंबर का फंक्शन है। वहीं पर अगर स्मूथ बाउंड्री है तो क्या हमारे पास कंडीशन थी 0.316 अपॉन आरई की पावर 1/4, और वहीं पर अगर हमारे पास रफ बाउंड्री है तो 1 अपॉन रूट एफ 2 log 10 r अपॉन सरफेस रफनेस प्लस 1.74। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है, मतलब सही आंसर होगा 64 अपॉन आर। और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो फेनिंग्स कोएफिशिएंट होता है, वो 16 अपॉन आर होता है। और मूडीज इक्वेशन के द्वारा, मूडीज चार्ट के द्वारा, मूडीज कर्व के द्वारा फ्रिक्शन फैक्टर निकाला जाता है। और जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो सिर्फ रेनॉल्ड नंबर का फंक्शन है, यूनिटलेस है लेमिनार फ्लो में। टर्ब्यूलेंट फ्लो में फ्रिक्शन फैक्टर रफनेस और रेनॉल्ड नंबर दोनों का फंक्शन है। अगला है वेंचुरी मीटर हैज अ डिफरेंशियल मर्करी वाटर मैनोमीटर कनेक्टेड टू इट्स इनलेट एंड थ्रोट। द गेज रीडिंग वाई ऑफ द मैनोमीटर फॉर ए गिवन डिस्चार्ज इन द पाइप। जैसे हम जब हम वेंचुरी मीटर में मैनोमीटर कनेक्ट करते हैं तो वेंचुरी मीटर से जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला आता है एक्चुअल डिस्चार्ज का, वो आता है CD A1A2 अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2GH। और जो H होता है यहाँ पे उसको डिफरेंशियल हेड बोलते हैं, और H की वैल्यू होती है H बराबर x रो m बाय रो माइनस 1। यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में पीजोमीटर के अंदर x होता है, और अगर इन्वर्टेड है तो x बराबर 1 माइनस रो m बाय रो। यहाँ पर x कौन है, डिफरेंशियल रीडिंग। यह है यूट्यूब डिफरेंशियल में, यह है हमारे पास इन्वर्टेड डिफरेंशियल, और यह है हमारे पास पीजोमीटर के अंदर। ठीक, ये तीन अलग अलग कंडीशन है हमारे पास H के लिए, डिफरेंशियल हेड के लिए। अब इसमें यहां पर क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वेंचुरी मीटर में हमने यूट्यूब टाइप डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा दिया इनलेट और थ्रोट पर। ठीक है, जैसे हमारे पास ये वेंचुरी मीटर है, तो ये पाइप है, ये यहां पर हमारे पास पाइप हो गया। ठीक, अब इसमें हमें डिस्चार्ज मेजर करना है, तो हमने यहाँ पे वेंचुरी मीटर इंस्टॉल करा, तो ये वेंचुरी मीटर हो गया, ये थ्रॉट सेक्शन हो गया, और ये हमारा डाइवर्जिंग सेक्शन हो गया। ठीक है, वेंचुरी मीटर के अंदर। तो हम यहाँ पर कहाँ पे लगाते हैं, एक तो हम इस पॉइंट पे लगाते हैं, और एक हम यहाँ पर लगाते हैं वेंचुरी मीटर डिफरेंशियल मैनोमीटर। और इसमें यहाँ पर पहले से क्या होता है, मरकरी होता है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो शुरुआत का पॉइंट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, एनर्जी होता है, क्योंकि फ्लो 1 से 2 की तरफ हो रहा है। ये हमारा 1 पॉइंट होता है और ये हमारा 2 पॉइंट होता है, तो यहाँ पर फ्लो एनर्जी ज्यादा होती है, यहाँ पे एनर्जी कम होती है, इसलिए यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड में डिफरेंस आएगा, इसको हम एक्स बोलते हैं, डिफरेंशियल रीडिंग। ठीक है, बाकी इसमें जो पूरा फ्लूइड यहाँ पर फ्लो कर रहा है, जो पूरा फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा है, वो फ्लूइड यहां पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि जो गेज रीडिंग है भाई, गेज रीडिंग मतलब जो उसने रीडिंग रिकॉर्ड करी, मतलब ये डिफरेंशियल रीडिंग। तो जो गेज रीडिंग है यहां पर मैनोमीटर में गिवन डिस्चार्ज के लिए, आगे अब पहला ऑप्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ वेंचुरी मीटर। मतलब ये जो वेंचुरी मीटर है, इसको हम हॉरिजॉन्टल रखें या इंक्लाइंड रखें वेंचुरी को, या अगर हम वर्टिकल कर दें, तो इस रीडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस रीडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट है, वो वेंचुरी के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा एक्स। एक है वेरीज एज द स्लोप ऑफ वेंचुरी मीटर विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। अगर वेंचुरी मीटर हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन पे आ जाए तो उसके स्लोप यानी थीटा पे डिपेंड करेगा एक्स। और अगला है डिपेंड ऑन वेदर द मैनोमीटर इज अबव और बिलो द पाइप। ये डिपेंड करेगा कि जो मैनोमीटर है वो पाइप के सेंट्रल लाइन से ऊपर की तरफ है कि नीचे है। ये जो वेंचुरी मीटर है ये पाइप के सेंट्रल लाइन से ऊपर नीचे है, कहां लगा रहे हैं उससे फर्क पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर आप समझना, ये जो एक्स है, एक्स जो है ये हमारा प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है,
और पास्कल्स लॉ में, हाइड्रोस्टेटिक लॉ में हमने पढ़ा है प्रेशर हमेशा वर्टिकल हाइट का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? वर्टिकल हाइट। इतना समझ में आता है? एकदम मतलब कंसाइज बात कर रहा हूं, निचोड़। जो डिफरेंशियल रीडिंग है वो हम किससे निकाल रहे हैं? वो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से निकाल रहे हैं। और प्रेशर को वर्टिकल हाइट से मतलब है, उसको दुनिया की किसी भी और बात से मतलब नहीं है। तुम तुम्हारे वेंचुरीमीटर को ऐसे रखो कि ऐसे रखो कि ऐसे रखो, कुछ भी हो, डिफरेंशियल रीडिंग को फर्क नहीं पड़ेगा। 1 पर जितना प्रेशर है, 2 पे जितना प्रेशर है, उस प्रेशर के डिफरेंस से वर्टिकल हाइट में जो चेंज आएगा वही हमारी रीडिंग है। और उससे ही बस उसको फर्क पड़ता है, उसको और किसी तीसरी दूसरी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसका सही आंसर ये ध्यान रखना है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन। अगले इस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी विद इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट विल बी। जो टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला है वो है 2 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर अपॉन जी इंटू जी एम। यहां पे जीएम मेटासेंट्रिक हाइट है, जी 9.8 है, आर रेडियस ऑफ गायरेशन है फ्लोटिंग बॉडी का, और 2 पाई तो कांस्टेंट है, और टाइम जो है ये टाइम पीरियड है। तो ये हमारे पास यहां पर एक शिप है, फ्लोटिंग बॉडी है, और ये स्पेस की सरफेस है, और यहां पर आसपास कहीं ऐसा फ्लूइड है जिसमें ये बॉडी क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है। तो ये आसपास ऐसा पूरा इसमें फ्लूइड है, ये कोई जहाज है, बड़ा सा शिप है। तो इसका जो हमारे पास मेटासेंट्रिक हाइट है, इसकी जो हमारे पास यहां पे जी है और यहां पे एम है, तो ये जो मेटासेंट्रिक हाइट है एम जी, इसको मेटासेंट्रिक हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर जो इसका टाइम पीरियड है वो उसमें क्या होगा, अगर हम जो मेटासेंट्रिक हाइट है उसको अगर हम बढ़ा दें तो साफ साफ दिख रहा है मेटासेंट्रिक हाइट को बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो आप आंसर क्या लगा दोगे? लोअर। बट ये आंसर गलत हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा क्यों सर? उसका रीजन समझना। इसका रीजन ये कि अगर इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो ये 2 पाई हो गया अंडर रूट, अगर मैं मास का मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी m का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये gm हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये t बराबर 2 पाई, और mr स्क्वायर का मतलब होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr स्क्वायर अपॉन mg हो गया वेट ऑफ द बॉडी, इस बॉडी का वजन, और इनटू मेटासेंट्रिक हाइट। मतलब अगर देखें तो मेटासेंट्रिक हाइट इससे तो खाली गायरेशन का फंक्शन है, बट मेटासेंट्रिक जो हमारा टाइम पीरियड है वो सिर्फ मेटासेंट्रिक हाइट का हमें फंक्शन दिख रहा है साफ साफ। पर अगर आप चौथे ऑप्शन को पढ़ो, ये नहीं होता तो सिर्फ यही आंसर सही होता। बट एक ऑप्शन और पढ़ो क्या लिखा है, इससे समझ में आ रहा है कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस जहाज का जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, साथ में जो वजन है और मेटासेंट्रिक हाइट, इन तीन चीज का फंक्शन है। तो अगर हमने ये मेटासेंट्रिक हाइट को बढ़ा दिया तो इसको बढ़ा दिया तो इसको कम होना चाहिए, पर मान लो उसी टाइम मैंने वेट को बढ़ा दिया, ठीक है, वेट को बढ़ा दिया तो ये और कम हो जाएगा। पर क्या हो अगर मैं वेट को कम कर दूं तो अगर मैंने वेट को कम कर दिया तो ऐसे केस में टाइम पीरियड बढ़ेगा, और इसके बढ़ने से घटना और इसके घटने से बढ़ना कंपेंसेट हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसलिए इसका सही आंसर डी वाला होगा, लोअर और हायर डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द बॉडी। इसके अकॉर्डिंग देखें तो टाइम पीरियड सिर्फ मेटासेंट्रिक हाइट का फंक्शन है, क्योंकि इसमें आर को आपको लग रहा है वो रेडियस है, बट वो रेडियस ऑफ गायरेशन है। एक्चुअल में टाइम पीरियड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेट ऑफ द बॉडी और मेटासेंट्रिक का फंक्शन है। अगर चौथा ऑप्शन नहीं होता, ऐसा नहीं दिया होता, लिखा होता सेम हायर लोअर और कैन नॉट बी कमेंटेड, कुछ नहीं बोला जा सकता, तो फिर ऐसे केस में फिर कैन नॉट बी कमेंटेड सही होता। या फिर ये होता कि सेम लोअर सेम हायर लोअर नन ऑफ दिस, तो फिर हम लोअर पे टिक करते हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं दिया है वेट के बारे में तो हम कैसे उसके बारे में इंटरफेरेंस कर सकते हैं।
सो ये था बच्चों हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने यहाँ पर पूरा एक हमारा जो थर्ड सेशन था शंखनाद सीरीज का, जिसमें हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सारा पूरा सेशन हमारा समाप्त होता है थर्ड सेशन। अगर आप सभी को सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी सोशल मीडिया पर इसको शेयर करें, व्हाट्सएप पर इसकी लिंक आप लगा सकते हैं ताकि और भी आपके फ्रेंड्स को बेनिफिट मिल पाए, वो भी इसके बारे में जान पाए। तो हम जो यहाँ पर आपके लिए एफर्ट दे रहे हैं वो सिर्फ ये कि आप अपने ड्रीम, अपना सपना, अपना एसएससी जे एग्जाम के और करीब पहुंच पाए इन प्रैक्टिस सेशंस के द्वारा। और उसके लिए सिर्फ आपको यही करना है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप यहाँ पे कमेंट करें, और साथ में आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करें, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस वीडियो की लिंक को जरूर लगाइए। अगर इसी तरह से आप क्रिस्प में पढ़ना चाहते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए अंदर यहाँ पर क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसमें टोटल 300 प्लस टेस्ट अवेलेबल है। मैकेनिकल के लिए भी क्रैश कोर्स अवेलेबल है, और साथ में यहाँ पर अगर इस पूरे सेशन का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप एसी प्लस एपन डिस्कशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक अगर नहीं है तो डायरेक्ट आप उसको सर्च करें, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पब्लिक चैनल है। आइदर आप इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल में इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, और बाकी जो वाईटी के अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए एसी यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।